बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक। और इस दुआ के साथ दिन का आगाज़ के आप लोगों का दिन खैर बरकत वाला हो और पुरसुकून भी हो। इसके साथ साथ आज चूँकि जिस तरह से अब रबीउल अव्वल का महीना भी है और अशरतुर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है, महफ़िलों का इनक़ाद किया जा रहा है, मिलाद का भी इनक़ाद किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि नातिया जो मुकाबले हैं वो भी जो है यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, स्कूल लेवल्स पर भी उनका इनक़ाद किया जा रहा है। तो घरों की अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें तो बहुत सारे लोग हमजा ये कह रहे होते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है और उस लिहाज से उस पे बड़े पैमाने पर जैसे हम लोग मिलाद कराते थे उस तरह की अब पॉकेट इजाज़त नहीं दे रही है कि हम उस लेवल पे करा सकें। लेकिन पॉकेट से ज़्यादा आपकी नीयत मैटर करती है। आपने अपनी नीयत जो है आपकी सवाब की नीयत से आपने करना है, ना कि दूसरे लोगों को खुश करने के लिए आपने इस तरह से महफिलों का इनकाद करना है। तो जो भी हो सके, जितनी भी आपकी पॉकेट जो है वो इजाज़त आपको दे, उतने में रहकर आप मिलाद का इनकाद भी कर सकते हैं, महफिलों का भी इनकाद कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सिर्फ यही होता है कि आपने दुरूद पाक पढ़ना है और जो है अपने इसका सवाब जो है सवाब की नीयत से आप लोग करते हैं ना। ज़िक्र अज़कार की महफिलें मुनक्किद कीजिए आप, दुरूद पाक पढ़ने के लिए आपको कितने ज़्यादा एहतमाम की ज़रूरत है, ये आप खुद देखिए कि जी कि क्या हमें सिर्फ मोहल्ले वालों को दिखाना है या कम्युनिटी को दिखाना है, या फिर हमें अपनी नीयत के मुताबिक एक कोशिश करनी है और उसमें सबको शामिल करना है। और जो सब लोग शामिल हो रहे होते हैं वो भी आप अपनी मोहब्बत का जो है इजहार करने के लिए वहाँ पर आ रहे होते हैं। तो यकीन कीजिए सब मोहब्बत का इजहार करने चले आएंगे। बेशक महंगाई चले हैं, पॉकेट उस तरह से इजाज़त आपकी शायद नहीं दे रही होगी, लेकिन मैंने ये देखा कि इस मोहब्बत का इजहार जो है वो अपनी पॉकेट से ज़्यादा ही कोशिश करके कर रहे होते हैं। तो ये सब कर लेंगे, एग्जैक्टली सारे कर ही लेंगे वैसे तो हमजा। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर हम थोड़ा भी कर लें ना, बहुत ज़्यादा एहतमाम ना करें, आप कुछ मीठा थोड़ा सा बना लें घर में, आपकी फैमिली बैठ के कर लें, बिल्कुल घर में कुछ बना लें। लेकिन आपकी नीयत तो ये है ना कि आपने तो दुरूद पाक का तोहफा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में पेश करना है। तो आप सिर्फ इन चीज़ों का एहतमाम करें ताकि, और ख़ुद से सवाल आज आपने ये करना है कि उठते साथ हमने दुरूद पाक पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अगर जवाब नहीं में है तो शर्मिंदा होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम अभी जो है दुरूद पाक पढ़ सकते हैं और हमारी ज़ुबानों से जारी हो सकता है, हमारे दिलों से जारी हो सकता है। तो ये तो परेशान होने वाली बात नहीं है। जब ख्याल आए, गाड़ी चला रहे हैं, चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, आप दुरूद पाक जो है वो कसरत से पढ़ते रहिए। अगर आप मिलाद मुनक्किद नहीं भी करवा सकते हैं तो ये जो है किसी मिलाद से ये अमल, बिल्कुल ये अमल छोटा सा अमल आपको लगेगा लेकिन और आसान भी है। और इसके जो सवाब की अगर बात करें तो सवाब बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुरूद पाक तो वैसे भी अगर आप करेंगे, पढ़ेंगे तो उसका सवाब वैसे ही अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। तो चलें जी, अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जितने लोग हमें देख रहे हैं वो दुरूद पाक लाजमी तौर पर पढ़ चुके होंगे। नंबरों की ढेरी लगी हुई है, सेल पे नंबर आपको मिल रहे हैं कि आपने 1100 किसने लेने हैं, हम सेल पे देने के लिए तैयार है। ये तो कल रिजल्ट आया तो मुझे तो शर्मिंदगी होना शुरू हो गई थी कि भाई हम लोगों के तो टॉपर्स ने बहुत कम नंबर लिए। अच्छा हमजा, मैं ये कह रही हूँ कि मतलब मुझे थोड़ा ये डर लगता है कि किसी के 1110 नंबर तो नहीं आ जाएंगे, मतलब सभी के 1100, सभी के 1100। मतलब अभी तक की सबसे अच्छी बात मैंने जो सुनी है वो यही है कि जो इकरा ने किया कि किसी के 1110 तो नहीं आ गए। मैंने कहा कहीं ये भी ना हो जाए, क्योंकि इतनी जो चीज़ें हो ही जा रही हैं और मतलब हर एक के लाइक 9 मतलब नंबर कम है, 5 नंबर कम है और 1100 तो हर एक बंदे के तकरीबन ही मैंने सुने। मैंने कहा ये तो इस दफ़ा तो वाकई में सेल लग गई है। क्यों नहीं पैदा होते, न्यूटन क्यों नहीं पैदा होते? अगर इतने नंबर जो हैं हम हासिल कर रहे हैं तो फिर तो यानी कि बेहतरीन अज़हान यहाँ पर मौजूद हैं जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्या इन बच्चों के नंबर्स गलत आ रहे हैं? हमारा मतलब तालीमी निज़ाम दुरुस्त नहीं है, इम्तिहानी निज़ाम दुरुस्त नहीं है, चेकिंग का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, इसको भी देखना होगा। इस दफ़ा खैर काफ़ी फैक्टर साथ मिले हैं, इजाफी नंबर भी दिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम्स जो हैं वो तमाम जो
थे हुए नहीं, सब्जेक्ट्स के नहीं हुए, तो चले काफ़ी फैक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी इतने नंबर आ जाना और दर्जनों के लिहाज से आ जाना, हम जैसे मतलब पहले कहा जाता था जब हम लोग थे 80% प्लस नंबर हैं, ये एक अच्छे और बहुत बेहतरीन नंबर आ रहे हैं, तो फिर तो आपका टॉप के कॉलेजेस में दाखिला हो जाता था यूनिवर्सिटीज में। अब ये क्या हो रहा है? हम देखें तो उस टाइम अगर मेरिट लिस्ट होती थी उसमें होता था कि 1004 और 1005 नंबर भी किसी के आ रहे हैं तो कहते थे ये बहुत ज़्यादा नंबर हैं, और 1009 नंबर मतलब यहाँ तक जो नंबर है ना वो बहुत ज़्यादा आते, तो ये टॉपर्स की आते। तो अब तो 1009 तो हम लोग मैट्रिक के अंदर, ये तो इंटरमीडिएट के मैट्रिक के अंदर 850 उस वक्त नंबर हुआ करते थे, और जो मेरा ख्याल है 782 या 83 जो था वो शायद टॉप था उस वक्त का। अब तो इतने ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या बच्चे इतने ज़हीन हैं कि नंबर इतने अच्छे आ रहे हैं, गलती की गुंजाइश नहीं रह रही है, या फिर कुछ गलती हमारे एंड से हो रही है? बच्चों को पैटर्न समझ आ गया है कि इतने हमने वो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के तो चले पूरे नंबर आ जाते हैं तो उसकी तैयारी अच्छी करते हैं। बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे जो नतीजा सा है इस पर हम रिलाय कितना कर सकते हैं कि ये दुरुस्त है या नहीं है। सर्विंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर मियां रिज़ाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिज़ाउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। आप लोगों को मुबारक हमें देनी चाहिए कि आप लोगों के बच्चों के इतने बेहतरीन नंबर आ गए, दर्जनों के लिहाज से तो 1100 में से 1100 नंबर आ गए, या फिर आप लोग भी परेशान हैं कि ये क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। देखें 1100 में से 1100 नंबर, बच्चे खुश हैं, वालिदैन खुश हैं, टीचर बिल्कुल खुश नहीं है। कोई मैं अब तक कल रिज़ल्ट आने से लेके अब तक 25 से 30 टीचर्स के साथ गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन हम अगर आप देखा जाए तो इंटरनली हम हर्टेड हैं। अच्छा, हम समझते हैं कि ये बच्चे इस काबिल नहीं थे कि इनको इतने मार्क्स दिए जाएं। एक्चुअली ये बच्चा ये सिर्फ आज का हमारा बच्चा नहीं है, ये हमेशा हमारा बच्चा रहना है। इसने जब यूनिवर्सिटी में जाना है तो इसने किसी जगह पे जाके रेफरेंस जरूर देना है कि मेरे टीचर ये थे, और इसने जाके वहाँ जब अपनी कॉम्पिटेंसी साबित करनी है तो वहाँ उन लोगों को पता लगना है कि किन टीचर्स ने इन्हें पढ़ा के भेजा है। क्या ये वेदर बच्चे ये इतने कैपेबल थे जो ये यहाँ आके क्लेम कर रहे हैं, या अगर ये यूनिवर्सिटी में आ गए हैं तो ये कैसे, क्या ये इसको प्रूव कर सकेंगे, ये काम कर सकेंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने इसके अंदर जो पॉलिसी अपनाई है बच्चों को 5% एक्स्ट्रा मार्क्स देने की, वो एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, और उस गलती की वजह से अब आगे बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब रहेंगी। आपके प्रोग्राम में पहले भी बात हुई कि इतनी ज़्यादा पोजीशंस आएंगी इस दफ़ा के वो बच्चों के लिए और हमारे लिए भी हैरानकुन होंगी। और जैसे अभी आप बता रहे थे कि तकरीबन सैकड़ों की तादाद में, मेरा ख्याल है 350 के करीब फर्स्ट पोजीशन होल्डर है। इसी तरह सेकंड इससे ज़्यादा हैं, थर्ड इससे भी ज़्यादा हैं। तो अभी जैसे मैं इकरा कह रही थी कि 1110 नहीं आ गए, बड़ी सही बात की है। एक बोर्ड में आ गए थे, फिर इन्होंने अपने कानून को चेंज किया। उस कानून को ये चेंज किया, पहले ये तय हुआ था कि 5% मार्क्स हम तमाम बच्चों को देंगे, और बाद में कानून ये चेंज किया कि अप टू 5% मार्क्स देंगे, अप टू 5% मार्क्स देंगे। तो उसकी वजह से ये हुआ कि कुछ इज्जत बचती है ना, और फ्लैट सेल होती है, उसमें फर्क 11-10 जो है ना वो नहीं आ सके, क्योंकि ये हुआ पहले ऐसे। और ये अगर ऐसे हो जाता तो ये आपको बहुत सारे इस तरह के नए वाकयात सुनने को मिलने थे कि 1135 आ गए, 1140 आ गए, 1100 में से 1140 आ गए, ऐसा होना था। लेकिन ये पता नहीं क्या गवर्नमेंट के पास पॉलिसी है, क्या प्रॉब्लम क्या है सर? इसमें प्रॉब्लम ये तो इस साल के लिए है कि जो हम देख रहे हैं कि चलें अप टू 5% की जो आप बता रहे हैं, कोरोना के मामलात थे, सब्जेक्ट्स जो थे वो महदूद थे, तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से फैसले भी और हुए थे। अब ये हमें बताएं कि हम हर साल यही देखते हैं, ट्रेंड बदलता चला जा रहा है, नंबर्स परसेंटेज बढ़ती चली जा रही है टॉपर्स की। इसकी पीछे रीज़न क्या है? मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर हमारे तालीमी निज़ाम में वाकई कोई प्रॉब्लम है, हमारे इम्तिहान दुरुस्त तरीके से कंडक्ट नहीं किए जा रहे? आपने निशानदेही ठीक फरमाई है। हमारे इम्तिहानों का तरीक़ेकार भी गलत है, और जो बोर्ड की या गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है हमारे से, स्कूल से बच्चे से पेपर लेने का तरीक़ेकार जो है वो गलत है। अच्छा, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। देखिए, हम पूरी दुनिया में पेपर कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, हमारे यहाँ पे रट्टा बेस्ड होते हैं। आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, और अच्छा पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया बच्चे ने, और अगर फ़र्ज़ करें जो एग्जामिनर है, आगे एग्जामिनर से मुराद है कि जो इन्विजिलेटर है जिसने वो पेपर लेना है या जिसने चेक करना है पेपर, उसने भी बुक टू बुक चेक करना है। उसने मेरा कोई क्रिएटिव आंसर होगा उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना, उसने उसको क्रॉस कर देना है। तो फिर हम बच्चों को वाई उस तरह तैयारी क्यों करवाएं? फिर बच्चे तैयारी वैसे क्यों करें? तो ये एक बहुत बड़ी आप कह लें कि हौसला शिकनी की जाती है क्रिएटिव काम की। तो इस वजह से हमारे यहाँ पे नंबरों की दौड़ में सब आगे चले गए हैं। अगर आप देखें तो तमाम, अब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे अक्सर कॉलेजेस कह रहे हैं जी हमने कॉल टॉप कर लिया, दूसरा कॉलेज
कॉलेज कह रहा है हमने कर Banners लिया। लगेंगे जी। सारे कॉलेजेस ने टॉप कर colleges लिया ने मेरा ख्याल है top सब किया यूनिवर्सिटी सब जो एकेडमीज हैं वो कह रही हैं हमने टॉप कर लिया, हमारे बच्चे फर्स्ट आ गए हैं। तो इस दौड़ में हमने नहीं जाना था, हमने जाना था बच्चों की ब्रेन वही डेवलपमेंट। कॉलेजेस clear हैं करना जो था। एतराज कर रहे थे कि हमारे तो बच्चे कॉलेजेस में ही नहीं आ रहे हैं, और अब ये क्लेम कर रहे होंगे कि जी कि हमारी इतनी मेहनत थी कि जी कि हमारे बच्चों ने टॉप हमने कर लिया। कोविड के सोशल दौरान मीडिया भी- भरा पड़ा है इससे, हर कॉलेज ये क्लेम कर रहा है कि हमारे बच्चे इतने टॉप कर गए हैं, हर एकेडमी ये क्लेम कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के साथ इस साल जो गवर्नमेंट ने ज्यादती की है ना सर, ये नाकाबिले तलाफी है, इसका नुकसान बच्चे कभी पूरा नहीं कर सकेंगे और अभी नहीं नजर आएगा। देखिए आज से 3 माह पहले जब हम बात कर रहे थे ना, आपके प्लेटफॉर्म पे बात की, तो हमने उस वक्त ये निशानदेही की थी कि बच्चों की इतनी पोजीशंस आएंगी, कॉलेजेस में दाखिला नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटीज में दाखिला नहीं मिलेगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब देखें, अब ये फर्ज करें कि चीज़ें इतने ज़्यादा बिल्कुल हो बच्चों रही की हैं। पोजीशंस आ गई हैं ना सर, आगे अब आगे admission में- यूनिवर्सिटीज़ के पास एक लिमिटेड सीट्स हैं। इतना बड़ा बच्चों के साथ ये ज्यादती है कि एक बच्चे ने फ़र्ज़ करें कि 1090 नंबर लिए हैं 1100 में से, और वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकेगा। आप इस बात को सोचें, मैं बिल्कुल फ़र्ज़ करें ऐसे वो ही, बच्चा मैं हूँ, मैं तो डिप्रेस हो जाऊंगा कि यार मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन 1090 नंबर लिए अक्सर और आज बच्चे मुझे इस तरह दाखिला नहीं हैं मिल भी, रहा। क्योंकि जो मेडिकल में जिन्होंने जाना है उनको इस टाइम यही वो डिप्रेशन में है कि हमारे नंबर आ भी गए होंगे उतने, लेकिन हमें एडमिशन नहीं मिल सकेगा आगे यूनिवर्सिटीज़ में जिन्हें जाना हो मेडिकल। तकरीबन 20% बच्चे हैं जिनके 1080 से लेके 1100 के दरमियान में बच्चे हैं। अगर आप इन 20% बच्चों को एकमुलेट करें, कैलकुलेट करें, तो ये 2 लाख बच्चा बनता है। 2 लाख बच्चे को यूनिवर्सिटीज़ कैसे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला मिलेगा, इंजीनियरिंग में मिलेगा। 98% तो कामयाब हो गए ना सर बिल्कुल बिल्कुल 98% 98% कामयाब हो हाँ, गए। बिल्कुल। इसमें सर मैं अब आपके चैनल के तवज्जुह से आज आपने बड़ा अच्छा टॉपिक रखा है, मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि देखें अब आप बच्चों को जो होना था वो हो चुका है, अब रिवर्स कुछ नहीं हो सकता। चलें वे फॉरवर्ड करते हैं। वे फॉरवर्ड अब ये होना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ को अपनी सीट बढ़ानी चाहिए, Exactly. सीट्स बढ़ानी चाहिए, कॉलेजेस को अपनी सीट्स बढ़ानी चाहिए, बच्चों को कंपनसेट करना चाहिए, जैसे मर्जी करें। आप डबल शिफ्ट कर लें, आप ऑलरेडी स्ट्रेंथ आपकी 100 सीट्स लेते थे, आप 200 कर दें, 180 कर दें, इस तरह करके आप बच्चों को ये आसानी दें। ये आसानी एक्सेप्टेबल थी। एक डिप्रेशन से बचा के कि जी के सारे बच्चे फेल ना हो जाएं, दूसरे डिप्रेशन में ना डाल दें कि जी कि हमारा तो साल बहरहाल जाया हो गया, हमें तो एडमिशन ही करनी चाहिए। सर देखें, गवर्नमेंट कॉलेज अगर ये नहीं करेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जब बच्चों को जाना पड़ेगा तो उन्हें बड़ी महंगी तालीम मिलेगी, तो फिर तालीम सिर्फ रह जाएगी अमीर के लिए, गरीब के लिए तालीम कोई खत्म हो afford नहीं जाएगी। कर सकता। आप देखें हमारे यहाँ का सिस्टम ये है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का, खास करके मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का, कि अगर आपके बच्चे के 700 नंबर भी हैं ना तो उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा, और एक बच्चा जिसने 1085 नंबर लिए हैं उसको नहीं मिलेगा। तो ये कितनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है, बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी है, ज़्यादती है। 700 नंबर है, आप उनको फाइनेंस दें, रीफाइनेंस करें और आप 30 लाख रुपए दें, 5% वाला जो फैसला गवर्नमेंट ने किया था, इसकी बुनियाद क्या थी? और वो जो बुनियाद थी या जो इसकी कह लिया जाए कि जी के एक रूह थी, वो हमें ठीक होती हुई या सही साबित होती हुई नजर आई है इस नतीजे के बाद? ये दोनों चीज़ों को एक्चुअली जो एक इनकी इंटर होती है ना जी, पूरे बोर्ड्स की मीटिंग होती है, इंटर बोर्ड्स मीटिंग जो की गई, उसमें शफ़क़त महमूद साहब थे, बाकी तमाम वज़ीर तालीम थे। ये तय पाया कि हम बच्चों को इस रेशो से नंबर दे देंगे, जैसे 4 सब्जेक्ट के पेपर के नंबर लेंगे, उसी सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो इस तरह कर लेंगे। 5% वाली पहली मीटिंग में डिसाइड नहीं हुआ था। जब हम तक वो बात आई, आपके चैनल पे भी डिस्कस हुई, वो हमने स्प्रेड भी की कि ये भी ज़्यादा है, इससे भी नहीं करना चाहिए, इसको भी कम करना चाहिए। उसके बाद ये हुआ कि सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी अपने सूबे में जाके कि हम 5% एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। अच्छा। अब जब सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी, फिर उनको दोबारा मीटिंग अरेंज करनी पड़ी तमाम वजीरों को, और उसके बाद फिर ये डिसाइड हुआ कि अगर एक सूबा 5% नंबर दे रहा है तो दूसरे को भी देने पड़ेंगे। इस तरह फिर बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। तो वो फिर 5% जब नंबर सबको देने पड़े हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि एक बच्चों के साथ जरा ज्यादती हो गई। तो हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमें उल्टा नुकसान हुआ। हमें नुकसान हुआ है और अभी होना है। अभी तो देखें हर घर में मिठाई चल रही है, हर घर में मिठाई खाई जा रही है कि बच्चा मेरा 1100 नंबर आ गए। पेरेंट्स को नहीं पता होता कि बच्चों के 1100 नंबर आए, क्या कैपेबिलिटी है, क्या उसकी कॉम्पिटेंसी है, क्या उसके अंदर क्वालिटी है, हाँ वेदर ये इसके लिए कैपेबल भी है कि नहीं है। जब यही बच्चा जिसने 1080 या 85 या 90 नंबर लिए हैं यूनिवर्सिटी में जाएगा, उस टीचर के पास जाएगा, जब वो टीचर उसको लेक्चर देगा तो एक टीचर के हर लेक्चर का, स्कूल में लेक्चर देने का तरीक़ाकार और होता है, कॉलेज में जाके लेक्चर देने का तरीक़ाकार और यूनिवर्सिटी का लेवल डिफरेंट होता है। वो आपका एक ऐसा लेवल होता है जिसे आप ग्रेडेड लेवल कहते हैं। तो जब वो उस लेवल पे लेक्चर देगा, बच्चे को समझ नहीं आएगा, बच्चा कॉम्प्रिहेंड नहीं करेगा, बच्चा आउटपुट कैसे देगा? बिल्कुल ऐसे ही है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मियां रिज़वानुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बड़ी अहम थे कि अब इतने बच्चे 98% बच्चे एक तो पास हो गए, फिर इतने अच्छे नंबर लिए, मेरिट इतना हाई होगा, तो फिर सीट्स भी बढ़ानी चाहिए, कंपनसेट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को कि अपनी सीट जो है वो इंक्रीज कर दें, ताकि जो बच्चे इतने जो नंबर्स देके इतने आगे आ रहे हैं तो उन बच्चों के लिए आगे प्लेस भी हो कि वो आगे फर्दर भी स्टडीज अपनी ऐसा ना हो कि बच्चों को प्राइवेटली कुछ करना पड़ रहा हो, बच्चों को और नुकसान हो रहे हों। तो जी खैर
खैर जिन बच्चों के नंबर आए हैं बहरहाल उनको तो मुबारकबाद बनती है, क्योंकि उन्होंने फिर भी बड़ी मेहनत की थी, उनके अच्छे नंबर थे, फिर इजाफी अंदर नंबर हुए तो इतने हो गए। बहरहाल आप मुबारक के मुस्तहिक है, लेकिन क्वेश्चन कुछ निज़ाम के ऊपर उठाए, निज़ाम के ऊपर है। लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में भी जाए थे, कि जिनके मतलब जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था 1040-50 वाले भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है कि हर एक ही, क्योंकि 1100 और इतने 1080-90 आए थे, तो 1000 वाला बच्चा इवन कि डिप्रेस हो रहा था कि उसके इतने नंबर क्यों आए, उसके भी ज़्यादा होने चाहिए थे। तो ये भी बहुत ज़्यादा, और जब मोहल्ले में एक आधे बच्चे के नंबर ज़्यादा होते हैं ना, तो उस मोहल्ले के बाकी तमाम बच्चे जो होते हैं ना, उनके अगले जो कुछ रोज़ होते हैं वो अच्छे नहीं गुजर रहे होते हैं। और उसकी मिसाल बार बार डिप्रेशन से रिलेटेड है कि पाकिस्तान में, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो इस टाइम जो है, अगर अब देखा जाए तो डिप्रेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा रेशो जो उसके ऊपर से जाती जा रही है। ज़हनी सेहत पिछले कुछ बरसों से बहस का मौजू भी बनी हुई है, और बढ़ते हुए मौशी मसाइल, गुर्बत, बेरोज़गारी और माशरती तानो बानों में खलल के पस मंज़र में ज़हनी अवारिस में इजाफा होता चला जा रहा है। WHO के मुताबिक पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद नफसियाती अमराज में मुब्तला हैं, और पाकिस्तान में किसी भी ज़हनी आर्ज़े में मुब्तला 1 लाख अफराद के लिए सिर्फ 0.19% माहिर नफ्सियात। अच्छा, और 20 करोड़ से ज़ायद की आबादी के लिए सिर्फ 4 बड़े नफ्सियाती अस्पताल मौजूद हैं। अदाद शुमार के मुताबिक डिप्रेशन का जो बोझ है वो औरत में मर्दों के मुकाबले में 50% ज़्यादा होता है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। मारूफ माहिर नफ्सियात आयशा शाह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आयशा साहिबा। सबसे पहले तो हमें बताइएगा, जिस तरह से तादाद क्योंकि बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, बेसिक अगर हम रीजंस की बात करें तो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने के लिए। अगर हम ओवरऑल देखें कि तादाद बढ़ती जा रही है, इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हमारे पास जो मेंटल हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं या नफ्सियात के जो इदारे हैं जो कि इसका इलाज करते हैं, उसमें कमी बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ हो रही है पिछले कुछ डेकेड से, हमारे सोशल इश्यूज़ की वजह से, इकनॉमिक इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास माहिर नफ्सियात की और इदारों की कमी है, इसलिए जो जहनी मरीज़ हैं या वो लोग जो कि जहनी बीमारी में मुब्तला हैं, उनका नंबर जो है बढ़ता जा रहा है, और ये इसमें कमी देखने को नहीं आ रही। ठीक है, ये भी बताइएगा कि ख़वातीन में तादाद मर्दों की निस्बत ज़्यादा क्यों है? उसकी रीज़न ये है, अगेन हमारे मुल्क में क्योंकि जहनी मामलात जो हैं या जहनी बीमारियां जो हैं, इनको बहुत ज़्यादा फ़ौक़ियत अभी भी दी नहीं जाती। तो बहुत से जगहों पर जहाँ पे ख़वातीन बाहर नहीं निकल पाती, बात नहीं कर पाती दूसरों से, तो वहाँ पर उनके जो नफ्सियात के मसाइल हैं वो अंदर ही अंदर बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो जाते हैं। अगर मर्द हज़रात की बात की जाए, जैसे कि डोमिनेटिंग माशरा है और वो बाहर निकलते हैं, वो काम पे जाते हैं, गिर्द लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको सेटल करने काबिल हो जाते हैं। तो ख़वातीन जिनका सोशल सर्कल काम है, स्पेशली वो ख़वातीन जिनका सोशल सर्कल काम है, लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर जो साइकोलॉजिकल इशूज़ हैं वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। और ये भी एक रीज़न है बहुत बड़ा कि उनमें नंबर भी ज़्यादा है, वो इशूज़ भी ज़्यादा वहाँ पर होते हैं। बिल्कुल। अच्छा आयशा साहब, इस बारे में बता दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में हम कल्चर एक देखते हैं या ट्रेंड आप देख लें कि ऐसा है कि अगर किसी को जहनी मसला है तो उसको संजीदा नहीं लिया जाता। इस चीज़ को हमें कैसे एड्रेस करना होगा कि लोग जो है इस चीज़ को संजीदा लें और इसके ऊपर काम करें ताकि उस बंदे की हेल्प कर सकें? सबसे बड़ा जो हमारा अभी तक ये 21st सेंचुरी में रहते हुए जो अलमिया है वो ये है कि जो जहनी मसाइल हैं या जहनी सेहत है, इसके बारे में अभी भी बहुत खुलकर बात नहीं होती। अगर हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी या किसी और चीज़ की बात करें तो उसका होना ऐसा समझा जाता है जैसे कोई स्टिग्मा है या कोई आपने गुनाह कर दिया है, ये बहुत बड़ा मसला हो गया। अगर किसी को ये वाली बीमारी या इस तरह की बीमारियां होती हैं तो मोस्टली इनको घर में ही सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी पढ़ने पढ़ाने की तरफ या और दूसरी तरफ ले जाया जाता है, हालांकि उसका जो प्रॉपर इलाज है वह ज़रूरी है। अगर हम इनको बाकी बीमारियों की तरह लेंगे, जैसे बाकी फ़िज़िकल इश्यूज़ हैं, जिस्मानी बीमारियां हैं, तब जाके उसमें बेहतरी आने के चांसेस हैं। लेकिन क्योंकि अभी उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा आगाही नहीं है, बेसिक चीज़ों के बारे में लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता, तो वो खुद ब खुद या खुद ही से इलाज करने की कोशिश करते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारा एक स्टिग्मा है कि ये बीमारी किसी को हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वो बंदा पागल है, तो ये भी बहुत ज़्यादा लोगों को रोकता है आगे जाके मदद लेने से और हेल्प लेने के लिए।
बिल्कुल ठीक है आयशा, हम ये भी समझते हैं कि सिर्फ अगर हमारा उससे रवैया थोड़ा सा ज़्यादा वेलकमिंग हो जाए, हम उसको पैम्पर थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हों, तो वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा और पूरी फैमिली कोशिश में लग जाती है कि अच्छा इसको थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, इसकी बात को माइंड ना किया जाए, हर बंदा जो है इसकी केयर कर रहा हो तो ये ठीक हो जाएगा। क्या ये तासुर दुरुस्त है कि वो ठीक हो जाएगा या ज़्यादा बिगड़ भी सकता है वो इससे? डिपेंड करता है कि बीमारी किस नौइयत की है। बहुत सी बीमारियों के अंदर अगर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाए तो बीमारी बढ़ने के चांसेस भी होते हैं। तो यहाँ पे एक जो माहिर नफ्सियात है जो कि प्रॉपर इसके लिए ट्रेंड है, वो बता सकता है कि मरीज़ को कैसे हैंडल करना है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर आप बहुत अच्छी निगहदाश्त करेंगे बच्चे की या जो भी इंडिविजुअल है जिसको मसला चल रहा है उसकी बात सुनेंगे तो घर में ही मामला सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। माहिर नफ्सियात ज़रूर एक मरीज़ की बात सुनता है, लेकिन वो ट्रेंड होता है, वो उस तरीके से सुनता है जिस तरीके से साइंटिफिकली वो उसको हल भी प्रोवाइड करता है। घर में जो एक शख्स है वो सिर्फ उसकी बात सुन लेगा, उसकी हाँ में ला देगा, उसको एक प्रॉपर ट्रेंड मशवरा नहीं दे पाएगा जो कि उसको बीमारी से निकाल सकता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। तो घर में ऑब्वियसली आपने उनको टाइम देना है, उनको तवज्जो देनी है, लेकिन यह है कि सारा हल जो है वो घर में नहीं निकल सकता। रवैये के अलावा और भी जो प्रॉपर मेडिकल केयर है वो उसकी ज़रूरत होती है। अच्छा, लेकिन आयशा हम लोगों को कब पता लगे कि एक इंसान को इस टाइम अब माहिर नफ्सियात की ज़रूरत है, उसको जाना चाहिए? कुछ ऐसे सिम्टम्स या कुछ ऐसी अलामात हों कि घर के अंदर अब वो ट्रीट नहीं हो सकता, अब उसको माहिर नफ्सियात के पास ही जाने की ज़रूरत है? देखिए, जब हम किसी भी नफ्सियाती बीमारी को डायग्नोज करते हैं ना क्लिनिकली, जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है और हम कहते हैं कि इसको एंग्जाइटी या क्लिनिकल डिप्रेशन है या क्लिनिकल इशू चल रहा है, तो वहाँ पे हम एक शख्स के 3 बड़े जो एरियाज़ हैं लाइफ के, उनको हम पहले परखते हैं। हम देखते हैं कि अगर उसको सोचों का मसला आ रहा है, मूड का मसला आ रहा है, कोई बिहेवियर का मसला आ रहा है, कोई गुस्सा आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा उसको रोना आता है या उदासी रहती है, अगर इन मसाइल की वजह से उसकी जो पर्सनल लाइफ है, घर वालों के साथ जो लाइफ है, उसकी करियर की लाइफ जो है, यानी इसके जो काम काज की रूटीन है, और उसकी सोशलाइजेशन यानी लोगों से मिलना जुलना, अगर इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें मुतासर होने लग जाएं तो हम साइंटिफिकली कहते हैं कि एक शख्स जो है वो कहीं ना कहीं बीमारी में मुब्तला हो रहा है और वो क्लिनिकल बीमारी में मुब्तला हो रहा है, जहाँ पे उसका हमारे नफ्सियात से इलाज होना ज़रूरी है। अगर किसी को अमूमन वैसे ही मूड ख़राब होता है या गुस्सा आता है तो वहाँ पे इतनी चीज़ें मुतासिर नहीं होती कि उनकी दिन की रूटीन ख़राब होनी शुरू हो जाए। लेकिन फ़र्ज़ करें उनका काम, उनकी पर्सनल लाइफ यानी उनके लोगों से मिलना जुलना, अपने मियाँ बीवी के साथ जो है रवाबित, उनमें मसले आना, या ओवरऑल सोशलाइजेशन ख़राब हो जाए यानी लोगों से मिलने जुलने में मसले आने शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब है कि चीज़ें जो है बहुत ख़राब हो रही हैं और कहीं ना कहीं इनके ऊपर मदद लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है आयशा, हम आपसे एक और चीज़ जानना चाहते हैं कि जब हमने देखा कि कोरोना वायरस आया था तो लोग इसलिए भी टेस्ट नहीं करवा रहे थे या रिपोर्ट नहीं कर रहे थे कि उनको खौफ था कि टीम आएगी और आकर हमें अस्पतालों में ले जाएगी। इसी तरह का हम इन बीमारियों के अंदर भी देखते हैं, लोग इसलिए भी चेकअप नहीं करवाते हैं कि हमारे भाई को, हमारे बेटे को, हमारी बेटी को, हमारी बहन को, हमारी वालदा को ये मेंटल हॉस्पिटल ले जाएंगे। मेंटल हॉस्पिटल मैं बहुत बेहतर बोल रहा हूँ, पागल खाना ही कहा जाता है कि पागल खाने भेज देंगे। लोग इसलिए चेकअप ही नहीं करवाते हैं कि हर सूरत इनको पागल खाने भेज दिया जाएगा। तो ये आप देखती हैं कि ये लोगों को समझाने की कितनी ज़रूरत है कि हर शख्स को एडमिट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। हाँ जी, नहीं, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो लोग एडमिट होते हैं वो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। हाई रिस्क से मुराद है ये वो वाले पेशेंट होते हैं जो कि अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं या किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या इनकी सोच इतनी बिगड़ जाती है कि इनको इर्द गिर्द की चीज़ों की पहचान नहीं रहती। ये वो वाले केसेस होते हैं जो कि बहुत सवेयर होते हैं और ये सिर्फ 2% के करीब होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। बाकी बेसिक जो केसेस होते हैं वो आधे तो काउंसलिंग से ही बेहतर हो जाते हैं, यानी आप माहिर नफ्सियात के पास जाएं, बातचीत के ज़रिए, थेरेपी के ज़रिए ही आप बेहतर हो जाते हैं। बाकी कुछ केसेस जिसमें तबीयत थोड़ी सी ख़राब ज़्यादा हो जाए और मूड के ज़्यादा मसले मसाइल आने शुरू हो जाएं, वहाँ पे मेडिकेशन मिलती हैं, दवाई मिलती है, और वो दवाई आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हुए, आप अपने रोज़मर्रा के काम करते हुए, अपनी जॉब पे जाते हुए उसको कंटिन्यू कर सकते हैं और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो जो अस्पताल जाने की बात है वो बिल्कुल आखिर में आती है जब प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाए कि आप पेशेंट की ज़िंदगी जो है, जान जो है वो ख़तरे में आ जाए या उसकी वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, तब अस्पताल लेके जाया जाता है, उससे पहले नहीं लेके जाते। ठीक है आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। ये बहुत चीज़ें लोग परेशान होते हैं कि शायद हमारे अपने जो हैं वो हमसे जुदा होकर उनको मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा, लेकिन ये आखिरी स्टेज है और उस स्टेज पे तो ज़रूरत भी उसी काम की है कि ये होना चाहिए, वरना या वो खुद को नुकसान पहुँचा देगा या किसी और को नुकसान पहुँचा देगा। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे
पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करेंगे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हाथ धोने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। और ये दिन मनाने का मकसद लोगों में हाथ ना धोने के सबब गंदगी से जन्म लेने वाली बीमारियों के हवाले से आगाही पैदा करना है। क्योंकि ये हमारी बड़ी प्रैक्टिस करा दी कोविड में भी कि हाथ को है बार बार धोएं और 20 सेकंड तक हाथ को धोएं और बड़े अच्छे तरीके से धोने के उन्होंने बताया था किस किस पोजीशन में धोना है उसको। तो बड़ा तरीका कार एक बताया था और उसकी प्रैक्टिस जो है हमारी बढ़ाई थी। तो उस वजह से जो है तब भी हम लोगों की ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ी है इसमें कोविड में। दुनिया भर में सालाना लाखों अफराद बैक्टीरिया से पैदा होने वाली बीमारियों से मुतासर होते हैं। एक तरफ तो कोविड है, कोविड के लिए हाथ धोना कितना ज़रूरी है ये इकरा ने भी बताया और अब हम सब जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई को ना सिर्फ निस्फ ईमान कहा जाता है बल्कि साइंसी नुक्ता नज़र से भी हाथों की सफाई पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया क्योंकि माहिरीन के मुताबिक जरासीम ज़्यादातर खाने पीने के दौरान इंसानी जिस्म में दाखिल हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे यूँ हाथ पैर और मुंह के अमराज, जल्दी इन्फेक्शन की अगर हम बात करें, हेपेटाइटिस ए की बात करें, पेट के जितने भी अमराज हैं वो सिर्फ हाथ ना धोने की आदत की वजह से हमें जो है उसका सामना करना पड़ता है उन चीज़ों का और हमें निशाना बना सकती हैं ये बीमारियाँ। माहिरीन सेहत के मुताबिक साबुन के साथ अच्छी तरह हाथ धोने से कई बीमारियों का खतरा जो है वो 30 से 50% तक कम हो जाता है। और कोरोना के पेश नज़र हाथ धोने की अहमियत जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और अब हम सिर्फ ये सोचते हैं कि जी कि कोरोना की वजह से हाथ धोने चाहिए, लेकिन उस लिए तो आपको धोने ही चाहिए और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं कि जिनको हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। हाथ धोने की प्रैक्टिस को हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि इंशाल्लाह इस वबा से हम जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे तो हमने ये आदत छोड़ नहीं देनी है। बिल्कुल ऐसी हम अगर हम बात करें कोविड के अलावा भी हम अगर इसमें बात करें आलमी वबा से बचाव का वाहिद ज़रिया तो सेहत और सफाई है ही और इसमें हाथ धोना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन सिर्फ हाथ धोने से ही इंसान ख़ुद को और अपने ख़ानदान को ना सिर्फ बल्कि कोरोना और जैसे कि और दीगर बीमारियां हैं उनसे भी महफूज रख सकता है कि आप सिर्फ अपने हाथ ही धो लें तो आप उन्होंने कहा कि 30 से 50% जो है आप किसी भी बीमारी से महफूज रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़राकत अली साहब, हैं कोऑर्डिनेटर हैं वाटर एड पाकिस्तान के। फ़राकत अली साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, वैसे तो हाथ धोने की अहमियत हमें कोरोना ने बहुत ज़्यादा सिखा दी है, कोरोना को थोड़ी देर हम साइड पे रखते हैं और बाकी बीमारियों का जिक्र करते हैं कि कौन सी बीमारियां जो हैं वो हमें लग सकती हैं अगर हम बच्चों को आदत नहीं डालते हाथ धोने की और वही गंदे हाथों के साथ हम खाना खाना शुरू कर देते हैं और फिर खुद भी हम उस पर अमल नहीं करते। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। आज हमारा एक बहुत ही ख़ास दिन है जिसको हम ग्लोबल हैंड वाशिंग डे या हाथ धोने का आलमी दिन जिसको हम कहते हैं। बेसिकली हम जब ईमान की बात करते हैं, दुनिया का कोई मज़हब भी है तो वो भी कहता है कि ये जो सफाई है ये सबसे पहला आपका ईमान का हिस्सा है। तो हम जो हाथ धोना है बेसिकली इसमें कोई आप 25 से 50% ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ हाथ धोने की वजह से आपकी रिड्यूस हो सकती हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी बीमारी है जो खासकर बच्चों के हवाले से है वो है डायरिया। अब डायरिया जो है पाकिस्तान में तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक को 53,000 बच्चे सिर्फ डायरिया की वजह से मर जाते हैं और वो हमारी सफाई ना होने की वजह से होते हैं। और बच्चे चूँकि हम पे डिपेंडेंट होते हैं, माँ पे डिपेंडेंट खासकर होते हैं, अगर माँ उसकी सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखती तो उसमें डेफिनेटली वो उसके माँ के हाथ का बहुत किरदार है। माँ के हाथ में ही बच्चे को संभालना है, खाना भी खिलाना है, उसकी सफाई भी करनी है। तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास। तो दूसरा देखें तो हमारी जो और बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें ये हमारे आजकल कॉमनली एक बहुत चल रही है, आपका फ्लू एक वबा है, तो इसका भी बहुत बड़ा एक रोल होता है। आपके हैंड हाइजीन से भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा आपके पेट की बीमारियां हैं, अंतरों की बीमारियां हैं। तो आपके जिस्म में तकरीबन 70% जो इस्तेमाल होता है वो हाथ का होता है। जिस्म के अज़ा में से हाथ का 70% इस्तेमाल है। तो इसीलिए जो हाथ की सफाई है इसको धोना है और अच्छे तरीके से धोना है, महफूज तरीके से धोना है, तो वो हमारे लिए बहुत है। बिल्कुल। अच्छा सर ये भी बताइएगा जिस तरह से हमारी प्रैक्टिस कराई ना कोविड में सैनिटाइज़र के हवाले से कि सैनिटाइज़र से अपने हाथों को भी हम साफ़ कर सकते हैं, क्या पानी का नेमुल बदल हो सकता है सैनिटाइज़र? नहीं, इसमें बेसिकली हम जब पानी की बात करते हैं तो पानी तो है ही है, क्योंकि उसमें सबसे पहले कि साबुन से अच्छे तरीके से आप हाथ धोएंगे, फिर मतलब साबुन और पानी से
हाँ, उसके बाद सैनिटाइज़र का जो इस्तेमाल शुरू हुआ, आपको भी बेहतर इल्म है कि ये आपके कोरोना में शुरू हुआ। इससे पहले हमारा सैनिटाइज़र का सिर्फ हम एक एज ए स्टेटस इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा हमारी कॉमन पॉपुलेशन जो आम आबादी है, आम लोग हैं, इनको पता ही नहीं था कि ये सैनिटाइज़र होती क्या चीज़ है। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बेसिकली हमने एक एमरजेंसी के लिए किया है, ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है हाथ धोने का। हाँ, अगर आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है, आपको कहीं भी जो हर मतलब कोई 15-20 मिनट बाद हाथ धोने पड़ते हैं, तो वो ये उसका एक हल है, नेमल बदल नहीं है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे सोल्यूशन हैं। जैसे आप देखेंगे कि पुराने वक्तों में जो ऐश होती है या जिसको हम राख कहते हैं, वो भी एक एंटी बैक्टीरियल है, उसका भी वो रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपके पास पानी नहीं है, सैनिटाइज़र नहीं है, सोप नहीं है, तो आप राख से हाथ धो सकते हैं, फिर पानी के साथ उसको साफ कर सकते हैं। ठीक है। फ़रक़त साहब, हमें ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि हमारी प्रैक्टिस ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी हाथ धोने वाली, और आम तौर पर कई ऐसी कहावतें जो है वो मशहूर हो गई थी कि जी के शेरों के हाथ मुंह धुले ही होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि जो हमने मतलब अपनी ज़िंदगी के अंदर उनको हिस्सा बना लिया और इस प्रैक्टिस को साइड पे कर दिया। अब इस रुझान को वापस लाने के लिए, क्योंकि वबा के दौरान तो हमने देखा कि लोगों ने इस प्रैक्टिस को अपनाया हुआ है, लेकिन कितना ख़तरा है कि वबा जाने के बाद फिर से हम वो प्रैक्टिस भूल जाएंगे और वापस आ जाएंगे, यार अब तो हाथ धोने की ज़रूरत ही नहीं है। जी बिल्कुल। बेसिकली आप अगर देखें, आप हिस्ट्री को उठा के देखें तो इस्लाम ने तो 1400 साल पहले ही कहा था कि सफाई आपका निस्फ ईमान है। तो उस ईमान में आपके देखें कि जिस्म के जो बज़ाहिर अज़ा हैं, उसमें सबसे जो नुमाया है वो हाथ है, जो आपका सबसे ज़्यादा जिस्म में इस्तेमाल होता है। और फिर हम वो शेरों के मुंह धुले हुए या उनके हाथ धुले उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो वो अभी देखें, ये वबा ने ही हमें बावर करा दिया कि शेर को भी मुंह धोना पड़ता है या हाथ धोने पड़ते हैं। तो मुझे हाँ, अब शेर ढेर हो गए, उसमें के हाथ धोने पड़ेंगे। अगर नहीं धोएंगे तो वो हम खुद ही उस वबा में फंस जाएंगे, हमारे अपनी ही मुसीबत बनेगी अगर हाथ नहीं धोएंगे। तो ये हमारी उम्मीद तो बड़ी है कि हमारी प्रैक्टिस हो, कॉमन प्रैक्टिस बन जाएगी। लेकिन चूँकि हमें इसके लिए एक बहुत बड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है, इसकी अहमियत दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक हम शायद कोरोना को भी उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये इसकी जो वेव्स आती रहती हैं तो उसकी वजह से हमारा कुछ हो जाता है कि हमारा जो बिलीव है वो आगे पीछे होना शुरू हो जाता है कि ये कोई बीमारी ऐसी एग्जिस्ट भी करती है। तो इसके लिए जैसे कि आज का दिन भी है, तो बेसिकली इसको हम छोड़ नहीं रहे, ये कोशिश करते रहेंगे तमाम। ये सब की जिम्मेदारी है, पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि इस प्रैक्टिस को कम अज़ कम हम अपना ईमान भी कायम रखें, जिससे ईमान का हिस्सा भी है, और हमारी अपनी सेहत, हमारी अपनी ज़िंदगी में इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। तो ये उम्मीद तो बड़ी है कि इसको लोग नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ेंगे भी तो ज़्यादा तादाद नहीं होगी जो छोड़ने वाले चाहिए, और इनफरादी तौर पर भी हमें इसके ऊपर अमल करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा फराका साहब, ये बात भी बता दीजिएगा हमें, क्योंकि हाथ धोने के लिए साफ़ पानी का होना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान में साफ़ पानी की दस्तयाबी कितना बड़ा मसला है? साफ़ पानी बेसिकली उसमें जो हम ये हाथ धोने के लिए होता है, पीने के लिए होता है, तो वो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है या साफ़ पानी है, वो बेसिकली हम ज़्यादातर तो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब यह है कि उसमें जो साफ़ पानी, इससे मुराद है इसमें कम अज़ कम उसके बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, या अपना दूसरी केमिकल इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम उससे हाथ धो सकते हैं। लेकिन जो पीने के लिए इस्तेमाल होता है वो और साफ़ पानी है, उसके लिए महफूज होना भी उसका ज़रूरी है, वो ताकि आपके जो अंदर जा रहा है पानी तो वो आपकी सेहत को या आपके बाकी जिस्म को वो नुकसान ना दें। लेकिन हाथ चूँकि आपने साबुन से धोने हैं, इसकी ये भी कंडीशन है कि साबुन से धोने हैं, या जैसे आपने सैनिटाइज़र लगाया है या आपने राख लगा के उसको धोने हैं, तो उसके लिए पानी का साफ़ होना, ये नहीं कि गंदे पानी से आप धोना शुरू कर दें जो ऑलरेडी एक उसमें इन्फेक्शियस है, तो वो पानी नहीं इस्तेमाल करना। लेकिन पानी वो इस्तेमाल करना है जो आपके हाथों को या जब आपके जिस्म के अज़ा को लगे या मुंह में या अंदर जाए तो वो उसको नुकसान न दे। ठीक है फराकत साहब, हम एक और हाथ धोते हैं तो उसको फिर खुश्क करना भी ज़रूरी होता है। अच्छा ठीक है, ये बड़ा अहम पॉइंट है, खुश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन हम खुश किस चीज़ से कर रहे हैं, ये कितना मैटर कर रही होती है कि वो एक ही टॉवल है, वही हम इस्तेमाल करते हैं, उसी से हम हाथ साफ़ कर लेते हैं, फिर खाना खाने चले जाते हैं। उस लिए भी बता दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट जो है रेस किया है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल जी। उसमें होता ही है कि हम यूजली ये हमारी ये फिर अपनी प्रैक्टिस में आ जाता है कि हम हाथ धोते हैं, साथ ही टावल पड़ा होता है तो उस टावल के साथ हम हाथ साफ़ कर लेते हैं। जितने लोग हाथ धोते हैं उसी टावल से साफ़ करते जाते हैं।
जबकि ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। होता यह है कि ये फिर दोबारा हम एक दूसरे के जरासीम अपने हाथों पे लेके जा रहे होते हैं। हम तो समझते हैं कि हमने हाथ धो लिए, लेकिन जब एक ही टॉवल को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें दोबारा हम अपने जर्म साथ लेके जा रहे होते हैं। तो यूजली उसमें एक प्रैक्टिस होती है या इसका बताया जाता है, वो ये कि आपने हाथों को टॉवल से साफ नहीं करना, अच्छा, या ऐसी चीज से साफ करना है जिसको कोई दूसरा हाथ ना लगाए। वो होता ही है कि आपने हाथ को हवा में, जो सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है वो आपने हवा में उसको खुश करना है, कोई 5-10 सेकंड के लिए, बजाय कि आप किसी टॉवल वगैरह से साफ करें। या ये हो सकता है कि टिश्यू करीब है तो वो टिश्यू से आप साफ कर सकते हैं, लेकिन टॉवल को ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बातें थे और बड़ा अहम दिन है ये, और बच्चों को सिखाया तो जाता है लेकिन उसके बाद पेरेंट्स क्योंकि खुद भूल जाते हैं तो बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं। और हम और एक और हमारी प्रैक्टिस ये है कि मतलब कि खाना खाने से पहले ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हम हाथ धोएं, कि जब भी आपको वैसे हाथ धोने चाहिए। आप किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं या कोई काम आपने ऐसा किया है, बाहर आप चीज़ों को टच किया, तो बेहतर है कि आप हाथ धो लिया। वैसे अब जो है ना कोविड ने ये प्रैक्टिस करा दी है, जब भी बाहर से आ रहे होते हैं ना, कोई भी बाहर से आता है घर में भी, तो वो जो है आपसे हाथ नहीं मिलाता, कहते पहले हम हाथ धो लें, फिर आपसे में नलके लगे हुए हैं ना, उनको खासी इज्जत मिली है कोविड के अंदर। वो जो गैराज में एक होता था ना, वो सिंक वो कभी यूज नहीं होता था, वो अब कोविड में यूज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पंजाब हुकूमत सूबे में गैर मुल्की सरमाए के फ़रोग के लिए सरगर्म है, और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने लाहौर में सरमायाकारी सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। अच्छा, सरमायाकारी सहूलत सेंटर के क़याम से सरमायाकारों को मुतल्लिका इदारों के आला सरकारी हुक्काम तक बराह रास्त रसाई हासिल होगी। और वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि चीन पंजाब में $15 करोड़ की सरमायाकारी ला रहा है, जिससे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के साथ साथ रोज़गार के 20,000 से ज़्यादा मौके भी पैदा होंगे। हाँ जी, और उन्होंने एक ये बताया कि हमारी हुकूमत से कबल पंजाब में सिर्फ 2 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स थे, हमने 3 बरस में 10 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर काम भी शुरू किया, और नए स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन का अमल जो है वो भी शुरू किया। बिल्कुल, जबकि वज़ीर आला पंजाब ने एक ट्वीट में बताया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिर्फ एक शहर या इलाके पर सारा पैसा लगाने के बजाय हर ज़िले पर फंड लगा रही है, और 360 अरब रुपए के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज में हर ज़िले में तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अहम मंसूबे शामिल किए गए हैं। और तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत भी उन्होंने कहा है कि इसके अंदर शामिल। हम बात करेंगे, तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला पंजाब के हसन खावर साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पंजाब में ये जो 12 नए इकनॉमिक जोन्स हैं, ये कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं, और क्या ये प्रोजेक्ट्स क्या CPEC का हिस्सा होंगे? देखिए, पंजाब में इस वक्त 10 इकनॉमिक जोन्स हैं, और इसमें से जो 7 जोन्स हैं वो हुकूमत पंजाब के हैं, और उस 7 में से 3 फैसलाबाद में हैं, एक विहाड़ी में है, रहीमयार ख़ान में है, एक गालिबन भावलपुर में है। बहरहाल ये और हाँ जी, ये 7 जोन जी हैं। उसके अलावा 3 प्राइवेट जोन हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट का और 2 प्राइवेट हैं, जिसके अंदर ऑयल सिटी है FWO वाला, जिसके अंदर रचना वाला जोन है, और हायर का जोन है रायविंड के पास। अच्छा, ये जो CPEC की आपने बात की है ना, देखिए CPEC के अंडर इनमें से सिर्फ एक जोन है फैसलाबाद का, जो कि अल्लामा इकबाल जोन है। ठीक है। और पूरे पाकिस्तान में CPEC के अंडर 9 जोन सिलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि उसमें सब सूबों को हिस्सा देना था, तो पंजाब से उसमें अभी एक जोन है जो अल्लामा इकबाल। ठीक है हसन साहब, ये भी बता दीजिएगा कि इन इकनॉमिक जोन्स के क़याम की जो सरमायाकारी है उसका सोर्स क्या होगा, और ये कब तक तैयार हो जाएंगे? देखिए, हर एक की डिफरेंट टाइमलाइन है। जो हमारा फैसलाबाद वाला जोन है, उसमें तकरीबन 1000 एकड़ सिर्फ चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए मुख्तस किया गया है, और ये जो हमारी कंपनीज़ हैं, पिडमेक और फिडमेक, पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी, फैसलाबाद कंपनी, ये इनको कईयों को डेवलप कर रही है। एक आधा तो फैसलाबाद वाला तो रन कर रहा है, तो मैं आपको एग्जैक्ट प्रोग्रेस स्टेटस लेके दे सकता हूँ, लेकिन इसमें से कुछ काम कर रहे हैं और कुछ अब डेवलप हो रहे हैं। तो हम इस पर बहुत जल्दी काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जो है वो हुकूमत पंजाब की प्रायोरिटी है। और वज़ीर आला पंजाब ने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल का भी इफ्तिताह किया है, जिसका मकसद ही यही है कि ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इनको सहूलत दी जाए, इनपुट किया जाए, ताकि इनको जल्द से जल्द ठीक है। हसन खावर साहब, ये भी बताइएगा, इकनॉमिक जोन्स में रोज़गार के जो मौके हैं वो मकामी अफरादी क़ुव्वत को देने के लिए हुकूमत ने क्या प्लान बनाया? जी बिल्कुल, एक जामे प्लान तैयार किया है लेबर के लिए। देखिए, ये जो इकनॉमिक जोन्स में कंपनीज आती हैं, ये बहुत कम अपने मुल्कों से लेबर लेके आती है। जिस तरह मैं आपको बताऊं, मेरी एक चाइनीज़ कंपनी की CEO से बात हो रही थी, जिन्होंने एक यूनिट अभी लाहौर में लगाया हुआ है, जिसमें 5000 लोग एम्प्लॉयड हैं, और उसमें से सिर्फ 30 लोग चाइनीज़ हैं।
तो ये ज़्यादातर जो जॉब्स हैं ये पाकिस्तानियों के लिए हैं। और इस सिलसिले में टेफ्टा अपनी असेसमेंट कर रहा है कि किन चीज़ों में ज़्यादा ट्रेनिंग करनी चाहिए, किसकी डिमांड है, ताकि हमारी जो लेबर है वो उसमें उसकी खपत होती जाए और वो साथ साथ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करें जैसे जैसे ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं ये ऑनलाइन आते जाएंगे। हसन साहब, इसके हवाले से मैं बताइएगा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत 360 अरब रुपए के मंसूबे क्या मकामी MPs और MNAs को जरिए तकसीम होंगे या फिर इसके लिए भी कोई जो है शफाफ निज़ाम बनाया जाएगा? नहीं, देखिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज जो है ये पार्लियामेंटेरियंस के ज़रिए तकसीम नहीं होगा। ठीक है। वो जो मॉडल सियासी फ़ायदों के लिए रन किए जाते थे वो हुकूमत पंजाब ने ख़त्म कर दिए हैं। अच्छा। देखिए पार्लियामेंटेरियंस का रोल क्या है, पार्लियामेंटेरियंस अवामी नुमाइंदे हैं और उनका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज में एक अहम किरदार है। वो किरदार है कि वो लोगों से कंसल्ट करेंगे, अपने इलाके के वोटर से, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के सिटीज़न से, और स्कीमें आइडेंटिफाई करेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कीमें हो जाएंगी। फिर वो स्कीमें जो है वो हुकूमत के मुख्तलिफ फोरम्स पे प्रेजेंट होंगी। मसलन डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी है, डिवीजन के लेवल पे डिविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है, डिपार्टमेंट के लेवल पे DDSC है, पंजाब के लेवल पे प्रोविंशियल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है जिसको चेयरमैन PND हेड करते हैं। तो ये डिफरेंट कमेटीज़ हैं और डिपेंड करता है कि एक स्कीम का साइज़ क्या, उस हिसाब से वो उस फोरम में प्रेजेंट होता है, उसको वैल्यू फॉर मनी देखा जाता है, उसका अप्रेजल किया जाता है, उसको ठोक बजा के देखा जाता है। कई स्कीमें स्टेज पे निकल जाती हैं, कुछ स्कीमों में इम्प्रूवमेंट सजेस्ट की जाती हैं और फिर वो स्कीमें जो है अप्रूव होती हैं। जब ये अप्रूव हो जाती हैं तो इसके पैसे भी पार्लियामेंटेरियंस को नहीं जाते, इसके पैसे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को जाते हैं और रेलेवेंट डिपार्टमेंट जो है एक शफाफ कैसे पेपरा के कवायद के ऐन मुताबिक उन स्कीमों को एग्जीक्यूट। ठीक है हसन साहब, आखिर में बता दीजिएगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के तहत किन किन मंसूबों को तरजीह दे रहे हैं आप लोग? इसमें जो अवाम की तरजीहात हैं उनके हिसाब से ये पैसे स्पेंड होंगे और ये कई सेक्टर्स पे होंगे, लेकिन 4 ऐसे बड़े सेक्टर्स हैं जो बल्क ऑफ द स्पेंड जो है ना उस पर जाएगा। उसके अंदर सड़कें हैं, उसके अंदर प्राइमरी हेल्थ है, उसके अंदर एजुकेशन है और उसके वाटर एंड सैनिटेशन है। ये 4 प्राइमरी सेक्टर है, लेकिन इसके अलावा भी उसकी स्कीमें होंगी। बहुत शुक्रिया हसन खबर साहब, सुबह पाकिस्तान से आप गुफ्तगू कर रहे थे और जो 12 जोन्स बनाए उसके हवाले से हमें बिल्कुल ऐसे इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से हमें बता रहे थे, तरजीहात भी उन्होंने बताई। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे कि अब कहा यह जा रहा है कि शायद इंतखाबात अभी से करीब आना कुछ शुरू हो गए हैं, कुछ कबल वक्त इंतखाबात का भी जिक्र हो रहा है जो कि शहबाज शरीफ साहब ने भी किया था, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी किया था। लेकिन खैर अब 2 साल तकरीबन पौने 2 साल रह गए हैं इस हुकूमत के, इंतखाबात तो होने ही हैं और सियासी दर्जा हरारत अभी से बढ़ता चला जा रहा है और इंतखाबी नारों, दावों और वादों की एक जो लहर है वो हमें नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसी हम ना तीनों बड़ी जमातें जो है वो अगली हुकूमत बनाने के नारे बुलंद भी कर रही हैं और मौजूदा हुक्मरान तहरीक इंसाफ का दावा यह है कि वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इंतखाबात जीतेगी और महंगाई के जख्मों से चूर अवाम का फैसला क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब ने जो है खामोशी तोड़ी है और अगली बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आने की उन्होंने पेशगोई की है। क्या कहा जरदारी साहब ने, आपको वो सुनाते हैं। पीपल्स पार्टी का पहले दिन से स्टांस है कि ये इनकॉम्पिटेंट है। एहसाब का अमल कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी इकॉनमी और नीचे नहीं आ जाती। खान साहब की सूरत हाल संभाल सकेंगे? जरदारी साहब पॉलिटिशियन भी बड़ी मुश्किल से संभालेंगे। सर क्या कहेंगे, न्याय जो हुकूमत अब न्याय ऑर्डिनेंस लाई है अपने दफा के लिए लेके आई क्योंकि हुकूमत तो तकरीबन अपनी मुद्दत पूरी करी, क्या बिल्कुल अपने दफा के लिए लाई। साबिक सदर की गुफ्तगू आपने सुनी है। जाते जाते ये भी बताया जाते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी गुजरे 13 बरसों में कौन सी दूध शहद की नहरें बहाई हैं जिसकी बुनियाद पर अवाम उन्हें मरकज़ में भी ऐवान इक़्तिदार में पहुंचा देंगे। बिल्कुल हमजा, अगर दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून की बात करें तो मरकज़ी रहनुमा भी ये दावे करते नहीं थकते कि अगली हुकूमत उनकी होगी, जबकि हकीकत ये है कि नून लीग इस वक्त 2 बयानियों के कन्फ्यूजन में उलझी हुई है और अंदरूनी इख्तलाफात ने पार्टी को भी खासा कमज़ोर किया हुआ है। अब ये तीनों पार्टीज़ हैं, खैर लग भी यही रहा है कि बहरहाल इख्तियार की बात होगी तो मुमकिना तौर पर
ये तीनों पार्टीज़ ही होंगी जिनमें से कोई एक पार्टी आ रही होगी, मुमकिन तौर पर ही इसको कहा जा सकता है। तो वक्त ही बताएगा कि तीनों पार्टीज़ ही होंगी या इनके साथ कुछ और पार्टीज़ भी होंगी। बात करेंगे। सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर सारों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले मौजूदा हुकूमत की बात कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि वो दावा इस बुनियाद पर कर रहे हैं कि हमारी जो कारकर्दगी है उसकी बिना पर जो है लोग हमें वोट दे रहे होंगे। सर कारकर्दगी ऐसी है कि लोग वोट दे रहे होंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, बड़ा मुश्किल है। कारकर्दगी पर कब वोट हुआ है इस मुल्क में, और कौन सी कारकर्दगी ऐसी माजी में हमें नजर आई है? इस हुकूमत को छोड़ दें, किसी और की भी अगर बात करें तो एक ब्रीफ पीरियड हमें मिलता है जुल्फकार अली भुट्टो का, जिसमें हमें 40% जो बजट था वो अवाम के लिए रखा गया था। अब उसके बाद ये कारकर्दगी वाली बात तो है नहीं, मैनेजमेंट की बात होगी। और लेकिन इसमें ये है कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके दामन में भी कुछ नहीं है। उनके 3-4 स्टेट्स हम वो भी देख चुके हैं। ऊपर से हम 2020 का जो रिसेशन है पूरी दुनिया उसमें है, महंगाई और इन्फ्लेशन का पूरी आलमी तौर पर तूफान है। अभी आप इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन हालात क्या है मैं उसका तजिया करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अमेरिका में इन्फ्लेशन देखें, आप यूके में इन्फ्लेशन देखें, अब तेल की प्राइसेस आसमान की तरफ जा रही हैं। उस पर जो सावरन हुकूमतों का कोई कंट्रोल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के पास जो है वो मईशत है। तो पाकिस्तान की जो सरकार है उसके पास 20% मईशत को कंट्रोल करती है। 80% मईशत की कीमतों पर जो है वो पुल एंड पुश या तलब और रसद करती है। तो लोग जाएंगे, देखेंगे, इलेक्शन होगा इलेक्टेबल्स का, इलेक्शन होगा, और रियासती झुकाव किस तरफ है उसका इलेक्शन होगा, और इसी तरह मैनेजमेंट होगी। बहरहाल इमरान खान का एक पर्सनल है, उसको उनकी एक पॉकेट है बड़ी, या बैरून मुल्क अगर वोटर आते हैं उनको तो फिर मेरे ख्याल में खान साहब को एडवांटेज होगा। जी ठीक है। अच्छा सईद काजी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की भी बात करते हैं। बड़े अरसे बाद उन्होंने चुपका रोज़ा तोड़ा और इस हुकूमत की जाने की पेशगोई करते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह अगली हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की होगी, आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को? बड़ा मुआवजा होगा अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो जाए। अभी कुछ दिन पहले हमने एक मुबैना तौर पर स्कैंडल सुना, कितने 3-4 मिलियन शिनाख्ती कार्ड का। मैंने तो अभी इस खबर को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो अगर तो इस तरह के शिनाख्ती कार्ड हैं तो मैं समझता हूँ सिंध में हुकूमत फिर बन जाएगी, अगर ये बात दुरुस्त है जिस तरह से बताई जा रही है। लेकिन मैं मुबैना तौर पर कह रहा हूँ, मैंने इस पर भी तो इसलिए इधर तो इन्होंने पीपल्स पार्टी का बोलो राम खुद कर दिया है। पीपल्स पार्टी एक नजरियाती पार्टी थी। पीपल्स पार्टी को मजदूर और अवाम की विकेट से घसीट कर जब ये सरमाए की विकेट पर लेकर आए तो खान साहब तो फिर पीपल्स पार्टी का बुरकस जो है वो, क्योंकि सरमाए की विकेट पर नवाज शरीफ साहब से अच्छा कोई नहीं खेल सकता, तो इसलिए ये हुआ। तो और फिर जो पीपल्स पार्टी के एक रद्द अमल के तौर पर उसकी दुश्मनी में मुस्लिम लीग नून बनी थी, उससे बार बार हाथ मिलाना, दुश्मनी करना। मैं पहले भी कहता था कि मुस्लिम लीग नून के साथ बैठना पीपल्स पार्टी के लिए किस ऑफ डेथ है, और वो हुआ, आपने देखा। तो इसलिए जो उनका 70 का मंशूर था वो थी पीपल्स पार्टी, जो आज का मंशूर है वो तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई फर्क नहीं है। जी ठीक है सईद काजी साहब, अगर हम देख लें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, तो पंजाब में आप देख रहे हैं कि कामयाबी मिल सकती है नून लीग को मौजूदा हालात को देखते हुए। बुज़दार साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही होती है, वो कहते हैं कि जी कि हम उस तरह से तशहीर नहीं करते, काम तो हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आवाम महंगाई से परेशान है। तो ये सारे फैक्टर्स को मिला के नून लीग की पोजीशन आप क्या देख रहे हैं? मैंने जैसे अर्ज किया कि इस वक्त मेरे ख्याल में इस पर कुछ सर्वे होना चाहिए, अगर कोई चैनल करे तो। मेरा नहीं ख्याल कि पार्टियों का वोट 4 या 5% से ज्यादा खास तौर पर रूरल एरिया में रह गया है। बिरादरी का वोट है, लोगों का जाती वोट है, जनाजे पढ़ने और शादियों में शामिल होने का वोट है, पटवारी, इन्फ्लुएंस और कब्जा ग्रुप का वोट है। ये व्हाई दिस इलेक्टेबल, हु आर इलेक्टेबल? कभी हमने इसका सीरियस तजिया किया? इलेक्टेबल, कल बावलपुर का मैं एक वाकया सुनाता हूँ। वहाँ पे 52 एकड़ जमीन जो है वो सरकार ने बागुजार करवाई, और बताया जाता है कि वो एक MNA के मुबैना तौर पर फ्रंटमैन थे जिन्होंने कब्जा किया, और उसके मुजारे थे। मैंने फोन किया बाकायदा, वहाँ अपने हमारा नुमाइंदा जवाद बलोच है, तो उसने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया, जी बताया यही जा रहा है कि पीछे एक जो है वो लीगी MNA थे उनके मुताबिक। तो वो डरते बात की उसने उन्होंने। तो बात ये है कि ये कब्जे का वोट है, बिरादरी का वोट है, और फिर उसमें देखिए मैनेजमेंट क्या होती है। होती ये है कि 30 से 35-40% वोट पड़ता है आमतौर पर,
जो है, उसमें से आपने 10, 11, 12% मैनेज करना होता है। मतलब जो पिछली दफा जब मुस्लिम लीग नून ने एक दफा बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री ली थी तो वोट कितने थे? 15-16%। यानी तो इसलिए ये मैनेजमेंट की इलेक्शन है, इनके पीछे कोई नजरियाती तहरीक मौजूद नहीं है। नजरियाती तहरीक थी 1970 में जब पीपल्स पार्टी ने 58-59% वोट दिए थे गालबन। तो ये बिरादरी का वोट होगा, रियासत के जुकाव का वोट होगा, टीसी और पटवारी का वोट होगा, और जो है ये ताकतवर जो लोग हैं उनका वोट होगा। ठीक है सिद्ध काई साहब, इलेक्टेबल्स की बात कर रहे हैं, बड़े मतलब ज़्यादा तादाद में इलेक्टेबल्स हम देख रहे हैं कि हुकूमत के साथ ही हैं और हमेशा हुकूमत के साथ ही ज़्यादातर इलेक्टेबल्स हुआ करते हैं। आपको लग रहा है कि इलेक्टेबल्स खुश हैं मौजूदा हुकूमत से, क्योंकि उन्होंने भी फैसला करना है, आज़ाद हैसियत में भी लड़े तो वो जीत जाते हैं? वो खुश और नाराज नहीं होते। अच्छा, आमतौर पर देखते हैं कि अगली हुकूमत किसकी बननी है। देखें, यहाँ जो ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज थी 35 सालों में बनाई गई है, जिसकी बुनियाद कब्जे पर है, आप देखते हैं। और आप ये भी देखते हैं कि मोस्टली जो फंडिंग आती है इलेक्शन में, एक तो वो 40 लाख रुपए तो दिन में खर्च हो जाता है, तो वो फंडिंग जिस सोर्स से आ रही होती है, वो सोर्स जहाँ से पैसे ला रहा होता है, उन पैसों की जो तरसील का निजाम है उसमें पटवारी, थानेदार और रियासत की बड़ी जरूरत रहती है। तो चुनाचे वो अपोजिशन मुस्लिम लीग नून एक बड़ी पार्टी रही है और अब भी है, लेकिन तहरीक क्यों नहीं चला सकी? क्योंकि ये तहरीक की पार्टी नहीं है, ये इक़्तिदार की पार्टी है, और इक़्तिदार भी इनको जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से मिलता रहा है, और जो इनसे इक़्तिदार इनके हाथों से गया है वो भी एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद खत्म होने पर गया है। इन्हें बिलावजह किसी ने ये इतला दे दी थी कि ये बहुत बड़े इनकलाबी और बहुत बड़े लीडर हैं, जो परवेज रशीद और इस तरह के लोग थे, तो उसकी वजह से इनको ये डिबैकल हुआ। और आज भी जो अक्सरियत है मुस्लिम लीग नून में, वो अपनी लीडरशिप को ये कह चुकी है कि हुजूर हम अपोजिशन की तहरीक की मज़ाहमत की पार्टी नहीं है। तो ये सिनेरियो 30-40 साल में डेवलप हुआ है, मगर अब मुझे लगता है जमाना करवट ले रहा है, दुनिया में तहरीकें फिर से जन्म ले रही हैं, और IMF ने तो बाकायदा इसका इंडेक्स रखना शुरू कर दिया है। पहली दफा आलमी मालियाती इदारे जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कहाँ तहरीकें फूट रही हैं, क्योंकि अवाम पर प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है हर जगह पर। बिल्कुल ठीक है सिद्ध काई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान बात कर रहे थे, उनको यही लग रहा है कि जी इलेक्टेबल्स का इलेक्शन होगा और इलेक्टेबल्स उधर ही जाते हैं जहाँ की हवा होती है, जिसकी गवर्नमेंट होती है, तो बस जी हवा जहाँ की होगी वहाँ पर जा रहे होंगे। लेकिन एक बड़ा फैक्टर है कि पार्टीज़ के बहरहाल वोट्स मौजूद हैं, और देखना ये होगा कि जो दावे किए जा रहे हैं तमाम बड़ी पार्टीज़ की जानिब से वो दुरुस्त साबित होते हैं या नहीं होते हैं। तो लेकिन लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डॉलर की ऊंची परवाज़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है, फिर पेट्रोलियम मसनूआत हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में जो है उसका कीमतों में इजाफा हो रहा है, और अभी जो तजवीज़ आई है वो भी आप देख सकते हैं। तो डॉलर की ऊंची परवाज़ को कैसे रोका जाए, ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा सवाल है। एग्जैक्टली हमजा, हुकूमत ने मुल्क की फॉरेन करेंसी ज़खायर को मुस्तहकम रखने के लिए इक़दाम अब शुरू कर दिए, और डॉलर बैरून मुल्क ले जाने की नई जो हुदूद है वो मुकर्रर करने का भी फैसला किया गया। और डॉलर क्योंकि जो बेकाबू होने की पेश नज़र हो रहा था, तो इसके पेश नज़र हुकूमत ने मुल्क की फॉरेन करेंसी ज़खायर को मुस्तहकम रखने के लिए इक़दाम अब शुरू कर दिए। अच्छा, वज़ारत ख़ज़ाना ज़रा ये बता रहे हैं कि 171 रुपये 13 पैसे की तारीखी बुलंदी पर डॉलर के ज़रिए इम्पोर्ट में खलल पड़ने लगा, और हुकूमत ने डॉलर में एक्सपोर्ट 3 दिन के अंदर पाकिस्तान लाने के लिए तरीक़ाकार में तब्दीली का फैसला भी किया, और पाकिस्तान से डॉलर बैरून मुल्क ले जाने की नई हुदूद भी मुकर्रर की जाएंगी। बिल्कुल, डॉलर इससे पहले अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट अदायगी के 5 दिन के अंदर लाना ज़रूरी था, और नई पॉलिसी के तहत कस्टम हुकाम को डॉलर प्रोसीड की निगरानी जो है वो सख्त करने की हिदायत जल्द जारी होंगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मनी ट्रांसफ़र के इदारों को ऑनलाइन फ़ौरी इत्तला देने के लिए क़वाइद व ज़वाबित जारी किए जाएंगे। इसी सारे मामले पर हम बात करेंगे। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन पाकिस्तान मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बोस्तान साहब, ऐसा क्या हुआ कि डॉलर की कदर है वो इतनी ज़्यादा तारीख़ी तौर पर हम देखें तो हाई हो गई है, क्योंकि बज़ाहिर तो मौशी सूरत हाल हमें नॉर्मली नज़र आ रही है? सबसे बड़ी वजह तो हमारी इम्पोर्ट बिल, क्योंकि आपने जुलाई में $5.5 अरब की इम्पोर्ट की है, अगस्त में आपकी इम्पोर्ट बिल $6.5 अरब हो गया, और इसको अगर कैलकुलेट किया जाए पर डे के हिसाब से तो $300 मिलियन पर डे आपकी एलसीयाँ खुल रही हैं, और जो आपके पास ये डिमांड है इंटर बैंक में, और सप्लाई जो है वो आपके पास एक्सपोर्ट प्रोसीड की और वर्कर रेमिटेंस की $200 मिलियन है। तो इसका मतलब $100 मिलियन के आपके पास ज़्यादा डिमांड है, वो डिमांड की वजह से इंटर बैंक में रेट बढ़ रहा है, फ्री मार्केट में बिल्कुल नहीं बढ़ रहा, और फ्री मार्केट जो इंटर बैंक को फॉलो कर रही है, तो इसको हुकूमत को
अपना या तो एक्सपोर्ट प्रोसीड बढ़ाए या अपने फिर कर्जे ले, या फिर ये है कि अपना इंपोर्ट बिल कम करे। क्योंकि पहले क्या होता था कि आपके जितनी एक्सपोर्ट और वर्कर रेमिटेंस की प्रोसीड होती थी उसके मुताबिक जो है इंपोर्ट करते थे। अब आपने साहब रवा साल मई के बाद से अगर हम देख लें तो रुपए की कदर में तकरीबन 11% तक कमी हुई है। क्या इसकी वजह समझते हैं आप गलत मुआशी फैसले हैं या कुछ और अवामिल भी हैं जो रुपए की कदर पर असरअंदाज हो रहे हैं? 30 जून को जो आपने देखा एमनेस्टी स्कीम थी, उसमें 5 से 7 मिलियन डॉलर डेली लोग बाहर से ले रहे थे और कैश भी हमारे पास इनकैशमेंट कराते थे और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। जो ही 30 जून को ये एमनेस्टी स्कीम ख़त्म हुई, उसके बाद डॉलर का रेट 157 से बढ़ के 171 के करीब पहुंच गया। आपको याद होगा पिछले साल जो है जब ये कोरोना वायरस आया था और पाकिस्तान का डॉलर 152 से बढ़ के 170 हो गया था, हुकूमत ने ये फिर एमनेस्टी का ऐलान किया, उसके बाद वही डॉलर 170 से कम होकर 152 पे आ गया। तो दोबारा भी ये हो सकता है, पॉसिबल है, अगर हुकूमत को IMF को ये मनवाने में आज़ाद हो जाए। हमारी मैशियत बिल्कुल इस वक्त बहुत ही सुखड़ रही है और हमें इस वक्त कोरोना की वजह से बहुत सी क्राइसिस का सामने हमने बहुत ज़्यादा अदायगियाँ करनी है। तो हमें अपने लोगों के पास जो फॉरेन एक्सचेंज पाए पड़ा है या घरों में या बैंकों में, तो उसे हम अपने सिस्टम में लाना चाहते हैं। तो अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो आबाद ने रिक्वेस्ट की 500 कंपनियां हमारे 1000 अरब रुपए इन्वेस्टमेंट करने को तैयार बैठी हैं। तो पाकिस्तान की मैशियत को और पाकिस्तानी बोसान साहब इस बारे में बता दीजिएगा कि हुकूमत ने बैरून मुल्क डॉलर ले जाने की हद मुकर्रर कर दी है। आप समझते हैं कि ऐसी पाबंदियों से डॉलर की जो बढ़ती कीमत है उसको कंट्रोल किया जा सकता है? देखो, इस वक्त हमें पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज की शदीद ज़रूरत है और हुकूमत चाहती है कि कम पाकिस्तान के अंदर ही रुपया डॉलर है, बाहर न जाए। तो उन्होंने इन हालात को, ज़ाहिर है ये तो सबको पता है कि हमारे इस वक्त रिज़र्व जो है हमने अगले 2 साल में 57 अरब डॉलर देने हैं, जबकि हमारे रिज़र्व सिर्फ 26 से 27 मिलियन है। तो हमें 30 अरब डॉलर और इकट्ठे करने हैं। तो अगर ये फॉरेन एक्सचेंज को वक्ती तौर पर रोक भी जाए मुल्की मफाद में, तो इसमें गलत चीज़ नहीं है। लेकिन हुकूमत जो है अब इंसेंटिव देने के लिए अपने इंपोर्ट बिल को कम करना होगा, लाजमी के लाजमी, और एक्सपोर्टर को इंसेंटिव दे ताकि ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। हमारी जो है इस वक्त एक्सपोर्ट सिर्फ 2.3 बिलियन पे आ गई है और ये तो अल्लाह का शुक्र है। उसी पाकिस्तानियों की मैं सलाम पेश करता हूँ जो हर महीने 2.25 अरब डॉलर भेज रहे हैं और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बचे हुए। ये अल्लाह ने समझो उनकी खून पसीने से पाकिस्तान की मैसेज चल रही है। तो हमें उनको इंसेंटिव देने होंगे ताकि अब ये हुकूमत ने एक दिए भी है, अगर 10,000 डॉलर से कोई ज़्यादा भेजेगा ओवरसीज पाकिस्तानी, उसे 1.5% रिबेट दिए जाए। ये बड़ा अच्छा फैसला, मैं समझती हूँ कि वर्कर रेमिटेंस मजीद बढ़ेगी। ठीक है, बोस्तान साहब ये भी बताइएगा कि ये भी कहा जा रहा है कि डॉलर की कदर में इजाफे की बड़ी वजह अफगानिस्तान की सूरत हाल भी है, और अफगानिस्तान की सूरत हाल को आप क्या समझते हैं कि वाकई ये असरअंदाज हो रही है और गिरावट की बड़ी वजह यही है? बाकी किसी कंट्री ने गैर फॉरेन एक्सचेंज के परचेजिंग के मना किया, हमने पाकिस्तानी रुपए में परचेजिंग की इजाज़त दे दी है। फॉरेन एक्सचेंज तो उनके पास है नहीं, पाकिस्तानी रुपया वो उनके पास बेहिसाब पड़ा हुआ है। वो क्योंकि अपनी इन्वेस्टमेंट अफगानी करेंसी में वो लोग नहीं करते, उनको पता है अफगानी करेंसी जब किसी वक्त भी इतनी ज़्यादा डिवैल्यू हो जाएगी कि उनको लेने के देने पड़ जाएंगे, तो वो पाकिस्तानी रुपये से इसलिए ख़रीद रहे हैं। और कुछ अफगानियों की ड्यूल नेशनली है, वो उनके पास पाकिस्तानी शहरियत भी है, तो उन्होंने भी यहाँ अपने पैसे रखे हुए हैं, तो उसी से वो ख़रीद के उधर भेज रहे हैं। तो पाकिस्तान पे इंपोर्ट बिल पे बहुत जा रहे हैं। देखो 5.5 अरब डॉलर था आपका जुलाई में, और अगस्त में आपको 6.5 अरब डॉलर हो गया। इसका मतलब 1 अरब डॉलर जो है वो आपका इंपोर्ट बिल बढ़ गया है। तो वो ठीक है। बोस्तान साहब, गुज़श्ता दिनों की हम अगर बात करें तो मनी एक्सचेंज डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन से ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 से 4 रुपए तक कमी आई थी। डॉलर की कीमत को रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से किन इक़दाम की आप समझते हैं कि हंगामी बुनियादों पर ज़रूरत है? देखो जी, ये मैंने हुकूमत से हमारी DGFA से भी मिला था, शौकत तरीन साहब से भी मिला था, और मैंने उन्हें बताया कि एक्सचेंज कंपनियों का डॉलर बढ़ाने में कोई रोल नहीं है, और ये सारा रोल इंटर बैंक में रेट बढ़ा है, और इंटर बैंक में अभी भी 171 के करीब है, और फ्री मार्केट में भी 172, 1 रुपये 1% का हमेशा फ़र्क रहा है। तो इसको आपकी डिमांड कम करने की हमने एक तो जो अफगानिस्तान में लोग लेके जा रहे थे 10,000 डॉलर पहले अलाउ थे, उन्होंने ये मैंने तजवीज़ दी कि 1,000 कर दिया जाए। इसी तरह हमने उन्हें कहा कि आप लग्जरी आइटम पे जो है ड्यूटी जो है वो 100% मार्जिन लें, और इसके अलावा जो है जितने भी अभी हुकूमत स्टेट बैंक ने आपने देखा होगा कि अब 10,000 डॉलर से कोई भी ज़्यादा परचेज़ करेगा तो बैंकिंग चैनल से होगा, और 20 अक्टूबर से उन्होंने बायोमेट्रिक कर दिए ताकि जितने भी लोग ले रहे हैं उनकी कन्फर्मेशन होती रहे। साथ साथ हाँ, हुकूमत को ये मैं ज़रूर कहूँगा कि उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, और आवाम की तरफ से मैं कौम की पूरी की इमरान खान से अपील भी करूँगा कि हमारी ये तय हुआ था कि FIA को हम डेटा शेयर करेंगे जो भी लोगों ने डॉलर परचेज़ किए हैं, ताकि
वो एक एनालिसिस करें। उसका मकसद ये होता है कितने लोगों ने एक्सचेंज कंपनियों से फ्री मार्केट से डॉलर खरीदे, उसमें से कितने बैंकों में जमा हुए, कितने लोगों ने हेल्थ एजुकेशन और बाहर भेजे, और कितने उनके घरों में अगर पड़े हैं तो उनको एनालिस करके उन्हें तरगीब दी जाए कि वो डॉलर बैंकों में जमा कराएं। लेकिन उसके बजाय हुकूमत की तरफ पता नहीं किसने ये मशवरा दे दिया, वो एक्सचेंज कंपनी से डेटा शेयर मांगते हैं, पूरा रिकॉर्ड मांगते हैं, फिर उन्हें नोटिस भेज रहे हैं आपने डॉलर क्यों खरीदे। तो ये हुकूमत अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है। मैं इमरान खान साहब के साथ मैं समझूँ ये उनकी जो लोग उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। ठीक है मलिक बोस्तान साहब, ये लीजिएगा IMF के साथ मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं, आपको लगता है कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, पाकिस्तान को किस जारी होती है तो डॉलर की कदर पर असर पड़ेगा? IMF पैरामीटर है, और जैसे वर्ल्ड बैंक ने भी स्टेटमेंट दी है, एशिया डेवलपमेंट ने दी है कि हम IMF को मुज़ाकरात पे हमारी नज़रें हैं, हमने जो पाकिस्तान को डॉलर देने IMF के ग्रीन सिग्नल के बाद ही देंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो गए हैं बड़े इंटेलिजेंट हैं और वो बड़े उन्हें पूरी उम्मीद होकर गए हैं, और IMF को उन्होंने यकीन दिलाना है कि हमने जो उनका मुतालबा ये था कि जब आप कर्जा लेना होता है तो सारे मुतालबे हमारे मान जाते हैं और बाद में आप जो है उस पर अमल करने में टाल मटोल लेते हैं। तो उस चीज़ को हुकूमत ने जो है, आपको याद होगा पिछले 1 साल इमरान खान साहब ने स्टैंड लिए हुए थे वहाँ पे कोरोना की वजह से हमें बड़ी परेशानी, हम यूटिलिटी बिल फ़िलहाल नहीं बढ़ाना चाहते, सब्सिडी कम नहीं करना चाहते, आप हमें मेहरबानी करें। लेकिन उन्होंने फिर मुज़ाकरात जो है वो मुअत्तल कर दिए। उसके बाद हुकूमत को मजबूरन फिर उनके दबाव पे आके आपके देखे उन्होंने यूटिलिटी भी बढ़ा दी है, सब्सिडी भी कम की। आज भी यही इमरान खान साहब ने हमें कम करनी पड़ेगी ज़ाहिर उसके, और अगर उम्मीद अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हमारी टीम जो है कामयाब लौटेगी। अगर वो $1 अरब अभी रिलीज़ हो जाते हैं, उसमें एशिया डेवलपमेंट ने $5 अरब दें अगले 5 सालों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब, पाकिस्तान से आप गुफ्तगू कर रहे थे। हम यहाँ पे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान, और हम बात करेंगे ई-कॉमर्स के हवाले से। मुल्क से गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा जो है वो हर हुकूमत की अवलीन तरीन तरजीह होती है, और आज आलमी सतह पर मौशी बका की जंग मौशी मैदान में लड़ी जा रही है, और जिसका हम हथियार यकीनी तौर पर सिर्फ इल्म टेक्नोलॉजी है। ये हम देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है कि टेक्नोलॉजी की मदद आज नहीं, आज स्किल सीखें जिससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंच सकता है। इस पर हम अक्सर बात इसलिए भी करते हैं क्योंकि अब हुकूमत भी बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए है, ख़ास तौर पे फ्रीलांसिंग के ऊपर और ई-कॉमर्स के ऊपर, ऐसे बिज़नेस जो घरों में बैठकर हो रहे हैं, या फिर ऐसा कह लिया जाए कि आसानी से नौजवान जो हैं इस तरफ जा रहे हैं, किसी की नौकरी उनको ढूंढनी नहीं पड़ रही होती। इस पर हमने कई दफ़ा बातचीत भी की है, लेकिन कई क्वेरीज़ आ रही थी। वो ये आ रही थी कि बहुत अच्छी बात है कि सक्सेस स्टोरीज़ हमारे सामने आती हैं, हम मोटिवेट भी होते हैं सक्सेस स्टोरी से कि अच्छा इससे इतना लोग कमा रहे हैं, लेकिन लोगों को अभी समझ नहीं आ पा रही है कि जिनको बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम कैसे कमा सकते हैं। सक्सेस स्टोरी तो हमने देख ली कि जी ये सक्सेस स्टोरी है, हम कैसे करें, हमने क्या कमाना है। पहला कदम उठाना जो माँ बाप बच्चे को सिखा रहे होते हैं, वो पहला कदम कैसे उठाना है, वही तो सबसे मुश्किल है। तो पहला कदम उठाने में हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इन्हीं तमाम सवालात के ऊपर, क्वेरीज के ऊपर जो हमें आती रहती हैं कि ये भी पूछें कि आखिर पहला कदम कैसे उठाना है। हमें तो नहीं पता ये पहला कदम कैसे उठाना है। हमसे इंटरेस्ट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग समझ नहीं आती कि स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि उन काफ़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट नज़र आ रही होती हैं। हालांकि बातें हो रही होती है कि ये तो बड़ा आसान है, इसे आप बड़े जल्दी और बड़े आसानी से ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, स्किल्स भी ले सकते हैं, और बड़े आप अच्छे पैमाने पर अर्न भी कर सकते हैं। तो सक्सेस स्टोरीज़ को आज हम साइड पर रखेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे, एक ही सवाल है, हाउ, हम कैसे कमा सकते हैं। सुहेल तारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। सुहेल तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुहेल साहब, सारी गुफ्तगू आपने सुनी है। अब सवाल हमारा ये है कि वो पहला कदम जो बच्चा उठाता है उसको नहीं पता होता, बहुत मुश्किल है उसको सिखाना, बताना कि इस तरह से पहला कदम उठा सकते हैं। एक शख्स है जो आप लोगों की सक्सेस स्टोरी सुन के बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, पहला कदम कैसे उठाएगा वो ज़रा बताएं कि पहला स्टेप क्या है। अस्सलामुअलैकुम जी, पहले तो सबको वालेकुम अस्सलाम, और आपके तो से सब सुनने वालों को भी। देखें, इस फील्ड में आना बिल्कुल आसान है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप अपने एजुकेशन लेवल, मेंटल लेवल
के हिसाब से आप लोग उसमें इन हो सकते हैं। अब जैसे सर्विसेज की बात करें, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल शीट्स, ये आप सब इससे वाकिफ़ हैं और वो सुपर इजी है, मुफ्त एक बिल्कुल फ्री टूल है। लेकिन आप बिलीव करें, मेरा भी दिन में एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे पास ऑलमोस्ट 200 लोग काम करते हैं। मेरा भी दिन में जब मैं काम कर रहा होता हूँ तो आधे से ज़्यादा सिर्फ एक्सेल की शीट्स को उससे डील करते हुए निकल जाता है। और उनको जो उसके अंदर जो डेटा आता है उसमें कोई इतने लेंथी फार्मूलाज नहीं होते हैं, मतलब बहुत ही एक हफ्ते के अंदर आप उससे गो थ्रू हो जाते हैं। तो जैसे गूगल की जो गूगल ड्राइव के अंदर जो सारी शीट्स चीज़ें आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गई, गूगल ड्राइव इटसेल्फ, उसके बाद वर्ड हो गई, ये चीज़ें आप लोग सीख लें। अगर आप थोड़े से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और कॉम्प्लिकेटेड हैं, आप इंग्लिश राइटिंग आपकी अच्छी है, आप कंटेंट राइटिंग की तरफ आ जाएं। अच्छा, इसमें जैसे फोटोग्राफर्स हैं, फोटोग्राफी इस वक्त आप यूट्यूब पे बड़े आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। सो इन होना तो बहुत आसान है। असल में है परफेक्शन हासिल करना अपने उस स्किल के अंदर, वो टाइम के साथ आती है। एंड फिर उसके लिए जैसे कि मैं वक्तन फवक्तन बताता भी रहता हूँ कि आप अपने स्किल को, मैं भी आप मुझसे पूछें कि एज एन एक्सपर्ट ना हो, क्या मैंने लास्ट 1 महीने में या 1 हफ्ते में कोई नई चीज़ या कोई नई वीडियो देखी? बिल्कुल रिलीजियसली मैं जब भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ और कहीं भी अगर टाइम होता है तो हम लोग के पास एयरपॉड्स हैं, हम बजाय हम इधर उधर गाने सुनने और इस तरह की चीजों में, तो सीखने का अमल भी साथ रखेंगे तो यू विल बी समवेयर। बिल्कुल ठीक है। आना बहुत आसान है। सुहेल भाई, ये तो हो गया कि आप स्किल को किस तरह से बेहतर साथ साथ करते जाएंगे। अब मैंने थोड़ा सा सीख लिया, मुझे वर्ड आ गया, मुझे एक्सेल आ गया, या थोड़ी सी चीजें जो हैं वो मुझे आ गई हैं, आने के बाद मैंने बेचनी किधर हैं ये सर्विसेज, ये मुझे बताएं कि अब मुझे आ गई, अब मैं किससे रब्ता करूं कि भाई मुझे ये काम आता है, मैं इस पे काम कर सकता हूं। परफेक्ट सर, दो प्लेटफॉर्म्स अगेन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्विक एंड इजी तो हम पाकिस्तानी ही हैं कि आप ये जो फेसबुक है अगेन, इसके अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं। मेरा जैसे मैं खुद हूँ, मेरा अपना पेज भी है। आप मुझे ही लेबर की जरूरत रहती है, स्किल्ड लेबर की, जिसको मैं अच्छा पे करूं एटलीस्ट पाकिस्तानी बैंकों से ज्यादा। आप उन्हीं को ज्वाइन कर लें। एंड जब अगर कॉन्फिडेंट लेवल आपका अच्छा है तो आप अगेन कुछ प्लेटफॉर्म का मैं नाम बता देता हूं, और वो भी काफ़ी फेमस है, लेकिन नए लोगों के लिए प्रॉब्लम वो ना सुनाओ। अपवर्क या फाइवर और guru.com है, freelancer.com है, पीपल पर आवर एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन इनमें से मेरा जो न्यू बीज के और फेवरेट है वो है फाइवर। फाइवर में $10 की गिग होती है और वहाँ पे मोस्टली फॉरेन क्लाइंट होता है, और वो बाइंड भी नहीं करता। बाय द वे, ऐसा भी नहीं है कि मतलब वो जिस तरह का काम है, बल्कि वो आपको इम्प्रूव करने में मदद देता है, आप उसे एक रिवीजन ऑफर कर दें। सो फाइवर से या फेसबुक ग्रुप से आप स्टार्ट करें और अपनी स्किल्स को वहाँ डिस्प्ले करें। अच्छा सा अगेन आप देखें, हम लोग ऑफिस आते हैं रोज, हम अच्छा सा तैयार होकर आते हैं। ये इससे ज्यादा मेहनत हमको फ्रीलांसिंग में अपनी स्किल की प्रेजेंटेशन पे करनी पड़ती है। वही चीज जो कि मैं बनाता हूँ, वही शीट आप बनाएंगे, जमीन आसमान का फर्क होगा। वाई? क्योंकि अगेन प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। बट आना इस तरह से आपको काम मिल जाता है बिल्कुल आसानी से। कोई 1 महीने के अंदर लोग, अगर स्किल के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप हो गई है इंटरमीडिएट लेवल की भी, तो वो उनको काम मिलना स्टार्ट हो जाता है इन 2 प्लेटफॉर्म से। अच्छा सुहेल साहब, ये बता दीजिएगा कि एक नया बंदा है, उसने अब ये सारी चीज़ें सीख ली हैं, उसने अब ये काम भी स्टार्ट कर, कितने टाइम उसको लगेगा कि वो अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट हो जाए? मैडम, इसमें भी अगेन एक फिक्स तो जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अगेन एप्टीट्यूड के साथ है। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं, बच्चे जो शार्प ज़हन के हैं, स्मार्ट हैं, वो 2 महीनों में $1,000 कमा रहे हैं। हाँ, अगर आप इसको 1,72,000 रुपए आज के पाकिस्तानी, सुहेल भाई 1,72,000 रुपया पाकिस्तानी कह रहे हैं। बिल्कुल मेरे पास सर, बिल्कुल विद इन 2 मंथ। बिल्कुल, मैंने उनको वीडियोस दी और मैंने उसको फाइवर का बताया, उसने 1 महीने में मेरा सर खाया। और जहाँ वो कुछ मैंने जैसे रूटीन में मुझसे, एंड वो $1,000 तो कोई बात ही नहीं उसके लिए कमाना। हाँ, मैं भी मेरी स्टोरी भी, मैं भी कोई इतना हाई एक एवरेज पाकिस्तानी हूँ, मैं कोई इतना अपने आप को कोई ज़हीन फतीन नहीं मानता। मुझे कुछ टाइम लगा था, 6 माह, और मुझे काफ़ी मैं कुछ टाइम लेता हूँ शुरू में समझने में और कॉन्फिडेंस हासिल करने में।
तो 6 माह इस मैक्सिमम टाइम है इसका। ठीक है इसमें सुहेल तारिक साहब, आपने जिस तरह से बताया कि सबसे आसान है नए लोगों के लिए कि वो फाइवर पे चले जाएं। फाइवर पे हम चलेंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे प्लेटफॉर्म्स। फाइवर पे हम चले गए हैं, वहां पर तो गोरा बैठा हुआ है। अब गोरे से कम्युनिकेशन कैसे करनी है? हम तो अंग्रेजी के अंदर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। किस लेवल की हमें अंग्रेजी चाहिए, या फिर सिर्फ गोरे को समझ आ जानी चाहिए हमारी बात, वो हमारी ग्रामर की गलतियां नहीं निकालेगा? बिल्कुल, इसमें भी आपको मैं अपनी पर्सनल लाइफ स्टोरी का वो बताता हूँ कि गोरा जब इन प्लेटफॉर्म पे आता है वो आपके स्किल की वजह से आपको हायर करेगा, आपकी लैंग्वेज स्किल की वजह से नहीं। आपको बस अपनी बात समझानी आनी चाहिए और आप उसको और वो समझता है, वो अंडरस्टैंड करता है। अगेन डिस्प्ले बहुत, प्रेजेंटेशन बहुत अहमियत रखती है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स का होना ऑब्वियसली ये एक प्लस पॉइंट होगा लेटर। जब अब जैसे मैं हूँ, मैं अपनी इनकम तो क्या बताऊँ, दाल रोटी तो चल रही है, लेकिन यस मेरी अब इंग्लिश काफ़ी ग्रामेटिकली आई एम वेरी फाइन। बट इनिशियली मैंने खुद एक गोरे से जब कहा कि मेरी इंग्लिश को रेट करो, उसने स्ट्रेट अवे मुझे कहा कि भाई मैंने तुम्हें तुम्हारे स्किल की वजह से हायर किया और तुम अपनी बात समझा लेते हो तो आई एम ओके विद दैट। तो यस, इसमें कॉन्फिडेंस के साथ रहें। और अगेन गूगल के ट्रांसलेटिंग टूल मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा हमको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आप वहाँ जाके उर्दू लिखें, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। अगर सिर्फ जो खैर मैं तो ऐसा नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं, खासतौर पे हाउस वाइफ्स और मेरी टीम में कुछ जैसे डिवोर्सेस विडोज हैं जो अच्छा पढ़ी हुई थी, बट 3-4 साल की लाइफ जो ये जो टफ के बाद वो काफी भूल जाता है आदमी ना। तो फिर उनको मैंने बताया कि आप डोंट वरी, जस्ट प्रोएक्टिव, जस्ट ट्राई करते रहें और हिम्मत ना आ रहे तो अभी इस वक्त, एंड अगेन आई डोंट नो इसमें सिचुएशन कब पॉइंट आता है, अभी तो इसमें लोग आ रहे हैं और वो 50% से अबव लोग। अच्छा ठीक है, आपने हाउसवाइफ्स की बात की है अगेन सुहेल तारिक साहब, आपने हाउसवाइफ्स की बात की है, हमें सुन रही हैं हाउसवाइफ्स भी, उनको लगता है कि शायद उनको ये लैपटॉप इस्तेमाल करना नहीं आता है, वो तो लैपटॉप ऑन करती हैं, कुछ मतलब यूट्यूब लगा ली या कुछ छोटा मोटा काम कर लिया। ऐसे बड़ी तादाद में मर्द हज़रात भी मौजूद हैं, लड़के भी मौजूद हैं, तो उनको कितना मुश्किल आप समझते हैं कि होगा पहला कदम उठाना, या कोई ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक वेबसाइट है, आपको फेसबुक इस्तेमाल करनी आती है तो आपको फाइवर भी आ जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही, फेसबुक रादर एक कॉम्प्लिकेटेड प्लेटफॉर्म है टू अंडरस्टैंड। हम वो चूंकि फन के तनाजुल में रहते हैं तो जल्दी समझ जाते हैं। और अगेन एक बार आपने मशहूर प्रोवर्ब सुनी होगी, मैन नोज बाय द कंपनी ही कीप्स। इसी तरह हमारा ये अर्निंग और हमारा इंटेलेक्ट का है, हम जिस तरह से अपने आप को सेट डाउन कर लेंगे, डिसीजन ले लेंगे हमारे इर्द गिर्द। अगर आपकी न्यूज फीड में आप देखें लैपटॉप चलाना नहीं आता, अगेन आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब इज अ पावर हाउस। आप वहां जाके गूगल करें कि आई डोंट हाउ टू रन, अपना लैपटॉप का मॉडल डालें। बिलीव मी, लोगों ने इतना डिटेल में वहाँ पे ट्यूटोरियल फ्री में लोग बैठे होते हैं ना, मतलब कुछ लोग तो इसी से कमा रहे हैं, यूट्यूब से लोग बहुत कमा रहे हैं। बिलीव मी नॉट, इस पे मोनेटाइजेशन होती है। बिल्कुल, मैं अगले दिन देख रहा था, एक पाकिस्तानी भाई हैं, वो सिर्फ ये सीमेंट, ये मिस्त्री हैं, वो उनके बेटे ने ये सुनी हमारी बातें और उसने एक यूट्यूब बैनर बनाया, वो सिर्फ ये मिसाला बनाने की तरकीब, बहुत ही आप कभी आपको सुन के हंसी भी आती है कि ये भी बिकता है, सब बिकता है। आप अच्छा सा प्रेजेंट करें और उसको अच्छा सा बताना आपको आता हो, यानी कि एक तो कंटेंट भी हो, उसकी प्रेजेंटेशन भी हो, तो यू विल स्टार्ट अर्निंग। और आप इसी तरह आप वहाँ से सीख भी सकते हैं, वहाँ जाके आप बताएं हाउ टू टॉप 10 और टॉप 50 हैक्स ऑफ योर लैपटॉप, वो आपको कमांड बताएंगे, हाँ आप प्रैक्टिस करें एंड यू विल बी द एक्सपर्ट ऑफ इट। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सुहेल तारिक साहब, ये तो आपने बड़ा आसान सा हमें करके बता दिया कि अच्छा ये तरीकाकार है, इसको आप फॉलो कर लें। लेकिन पाकिस्तान में मसला $1000 कमाना नहीं है, पाकिस्तान में बेरोज़गारों का मसला यह है कि किचन इनकम चलती रहे, जो कि तकरीबन अगर हम निकालने चले 50,000 रुपया है। क्या 50,000 रुपया एक मैट्रिक पास के लिए इन प्लेटफॉर्म से कमाना मुश्किल है या मुश्किल नहीं है? और दूसरी चीज़, टाइम कितना देना पड़ेगा इसको रोज़ाना की बुनियाद पर? सर टाइम तो देना पड़ेगा। अब अगेन मैं अगर एक मैट्रिक पास बेरोजगार, अगेन मैं क्योंकि इनसे डील करता रहता हूँ डेली बुनियादों पे, माइंड सेट का भी मसला है ना, कि वो ऑलरेडी हार मान चुके होते हैं
और वो समझ रहे होते हैं कि वो किसी काबिल नहीं है, पहले इसको थोड़ा फिक्स करें। हर इंसान ने, अल्लाह ने हर इंसान की तकदीर लिखी है और हम दुआ भी लिखी है, तो अपने माइंड सेट को पहले चेंज करें। उसके बाद अगेन पाकिस्तान भर में इस वक्त, जैसे आप कह रहे हैं, आपने भी बताया अपने इंट्रो में कि गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट ले रही है, हम लोग भी प्राइवेट लोग हैं, चूंकि हमने जल्द ही कुछ अच्छी सक्सेस कर ली और हमें लोग भी चाहिए। देखें, मुझे भी 2 तरह के लोग चाहिए। 50,000 मेरा लोएस्ट एंट्री पॉइंट है मेरी टीम में आने का। मुझे 50,000 वाले लोग चाहिए, मतलब सस्ती लेबर, ताकि मैं भी तो कमाऊँ ना। अब मेरे पास तो अब मैं क्या बताऊं अगेन कि 2-2, 1.5 लाख वाले भी लोग हैं, बट ज्यादातर तो मैं चाहूंगा ना कि भी यही लोग आ जाएं, वो भी अच्छा कमा रहे हैं। देखिए, विन विन सिचुएशन है। आप मैट्रिक पास हैं, स्मार्ट हैं, अगेन मेहनत करने का आपको शौक है, तो फिर आप क्या करें, आप जस्ट ऐसी टीम्स को और ऐसे प्लेटफॉर्म को सुने हमें आके, जैसे अब आपके सामने इस वक्त सुन रहे हैं। आई बेट के उनको कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलेगा। यही एक वो अगर आदत अपना लें कि अगले 1 महीने के लिए वो इस फील्ड को फोकस करेंगे, रिलीजियसली टाइम देंगे और नया सीखने की पॉइंट्स। और हम लोग, जैसे मैंने बताया कि एक प्लेटफॉर्म है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कि जिनकी नॉन स्टोरी है, उनको सुने। आई एम 100% श्योर कि वो आज की जो गुफ्तगू से बहुत कुछ लोगों ने सुन के और बहुत कुछ उन्होंने कहा कि हम अर्न तो करने के लिए हम लोग अब कर सकते हैं कुछ काम, खास तौर पे हाउस वाइफ की हम बात करने में उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत शुक्रिया सोहेल तारिक साहब, आप सबसे इंसान से गुफ्तगू कर रहे थे। और हमजा, वाकई में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुए होंगे बहुत सारे लोग। मैं खुद बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ इनकी गुफ्तगू। अच्छा, यही मामला है जब हम फ्रीलांसर से गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि हमारा जो इनकम है, जिसको हम कुछ इनकम कह रहे होते हैं, वो $1,000 से शुरू हो रही होती है और पाकिस्तान में 1,70,72,000 रुपया वो बनते हैं। ये नॉर्मल इनकम वो जब कह रहे होते हैं तो हमें ये बात समझ नहीं आ रही होती। आज हमने चंद चीज़ें आपके सामने खोल के रखने की कोशिश की कि आप कैसे पहला कदम उठाएंगे, तो आप में कोई भी दुनिया जहान की स्किल आप समझते हैं या नहीं भी है, तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, कोई भी स्किल सीख लें, कि जो कि अब एक्सेल सीखना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वैसे आपस की बात है, आप लोग सीख जाएंगे 10-15 दिन के अंदर। तो अगर आप कमाना शुरू कर देते हैं 10-15 दिन में, हमने बहुत ज़्यादा बताया, इससे कम टाइम में भी सीखा जा सकता है। मतलब कोई अच्छा ज़हन है वो 2-3 दिन में भी सीख सकता है वैसे एक्सेल को, लेकिन आसान चीज़ है। आप फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, और उन्होंने guru.com और 2-3 और भी बताए थे, तो उन पे आप अगर जाएं तो आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं और आप कमाई कर सकते हैं। हाउस वाइफ्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेरोजगार जो अफराद हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत अहम हैं। तो हमने कोशिश की है कि कैसे करना है, आज आपको ये बताया जाए। जिन लोगों ने कर लिया उन्होंने तो कर लिया, वो तो सक्सेस स्टोरीज हैं, वो तो शेयर उनको समझाया जाए कि वो भी इसमें आए, अपना जो हिस्सा है वो डालें। खैर, हमने भी अपना हिस्सा डाला, वैसे बिल्कुल ऐसे हमने भी हिस्सा डाल दिया। और आज खैर हमजा जुमा है, जुमा की मुबारक दिन नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे और हदिया नात पेश कर रहे हैं मकबूल नात ख्वां बिलाल भट्ट। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। बिलाल, आप वैसे खैरियत से हैं? ठीक ठाक है माशाल्लाह। आप आते रहते हैं और अपनी खूबसूरत आवाज़ से जो है हमारे पूरे पाकिस्तान को, जहाँ तक आपको सुना जाता है, समातों को मुअत्तर करते हैं। आज फिर हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे। जी इंशाल्लाह मैं कलाम पेश करता हूँ। ए रसूले अमी खातमल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अक़ीदा ये अपना, बस को यकीन कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ऐ रसूले अमी। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई।
बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सैयदुल अव्वलीन सैयदुल आखिरीन, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। ऐ रसूले अमीन, मुस्तफ़ा मुजतबा तेरी हमदो सना, मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। ऐ रसूले अमीन, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। ऐ रसूले अमीन, तेरा सिक्का रवा कुल जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, इस ज़मीं में हुआ। आसमां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ। क्या रब क्या अजम सब है ज़ेरे नगी, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। है रसूले अमीन। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल भट्ट, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खूबसूरत आवाज़ में आपने हदिया नात पेश किया है। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सुबह सवेरे पाकिस्तान।